साथियों नमस्कार, मैं उपेन यादव, आप सबका लाइव प्रोग्राम में स्वागत है। साथियों, बेरोजगारों को विभिन्न मुद्दों को लेकर आज ये लाइव है, जिसमें लंबित भर्तियां, नई भर्तियां और जो पेपर लीक प्रकरण सहित जो मामले, रीट में पद बढ़ाने सहित नई रीट भर्ती, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कंप्यूटर भर्ती, तमाम भर्तियों को लेकर इस लाइव में चर्चा करूंगा। साथियों, रीट में पद बढ़ाने को लेकर बहुत चर्चित मुद्दा है। लगातार अभ्यर्थियों का संघर्ष पूरे प्रदेश में जारी है, विरोध प्रदर्शन जारी है। लेकिन इस संबंध में मैं शुरू से लेकर अभी तक क्या हुआ और क्या होने वाला है और मैं आप लोगों के लिए क्या कर पाऊंगा, इसमें मैं विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। लेकिन इसकी चर्चा मैं अंतिम समय में करूंगा, क्योंकि ये इस पे लंबा लाइव हो जाएगा। क्योंकि पहले मैं और मुद्दों को लेकर चर्चा करूंगा, फिर रीट में पद बढ़ाने को लेकर विस्तार पूर्वक, क्योंकि हर व्यक्ति तक सच पूछना चाहिए क्या होने वाला है, अब तक क्या हुआ है और क्या हो सकता है। रीट में पद बढ़ाने को लेकर जो 50,000 पद की मांग जो कर रहे हैं, हर विद्यार्थी तक सच पूछाने के लिए पूरी विस्तार पूर्वक मैं इस लाइव में चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले उन लोगों के लिए चर्चा करना चाहूंगा जो ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है, यानी कि कुल मिलाकर ज्यादा उस पर मुझे बोलना नहीं है, क्योंकि इसमें मुझे बहुत बड़ी बात आपके सामने रखनी है और सच सामने लेके आना है। इसलिए मैं इसको अंतिम जब लाइव एंड होगा उस समय मैं रीट में पद बढ़ाने को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा प्रदेश के युवा बेरोजगारों से करूंगा। हालांकि मुझे पता है साथियों, हर बात का जवाब मैं दूंगा, सांच को आंच नहीं है, और हर चीज का सामना करने के लिए भी तैयार होऊंगा, क्योंकि सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। लेकिन हर बात का जवाब दूंगा, कहां साथ दिया, कहां आगे साथ दूंगा, क्या रणनीति रहेगी, हर चीज का जवाब इस लाइव के माध्यम से आप युवाओं तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और दूंगा उस हर व्यक्ति को जो सोशल मीडिया पे जो लगातार मैसेज कर रहा है, लेकिन उसको धरातल का, यथार्थ का पता नहीं कि यथार्थ में पहले क्या हुआ था, अब क्या होने वाला, परिस्थितियां कैसे बनी, क्या परिस्थिति थी, हर चीज का उनको पता नहीं। लेकिन ट्वीट, सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब पर हम लोग बात रख सकते हैं, लेकिन संघर्ष करना, यथार्थ पे संघर्ष करना बड़ा आसान नहीं है। क्या परिस्थितियां बनी, क्या स्थितियां थी, उसके बारे में अवगत करूंगा। लेकिन साथियों, इसके अलावा तमाम और चीजों को लेकर भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन मैं कुछ दिन से देख रहा हूं सोशल मीडिया पर कई ऐसे भी लोग हैं ट्वीट कर रहे हैं, उनकी नई आइडिया बनी है। कुछ पत्रकार भी हैं जो अभी इनको शौक लगा है, क्योंकि वो निष्पक्ष पत्रकारिता का नहीं, वो पत्रकार नहीं है, वो बड़े संस्थान के पत्रकार ने, छोटे संस्थान के, लेकिन नीचे अपना नाम लिखकर वो कुछ कमेंट ट्वीट वो कर रहे हैं, कई चीजें लिखने की कोशिश कर रहे हैं। चलो, उनका भी स्वागत है, उन विद्यार्थियों का स्वागत है जिनके मन में जिज्ञासाएं हैं। साथियों, जो सवाल उठाते हैं कि हमारी इस भर्ती में हमारे साथ धोखा हुआ, हमारे साथ इसमें ये हुआ, हमारी भर्ती नहीं हो पाई, हमारे साथ ऐसा हुआ, तो साथियों इस चीज के लिए भी जो तमाम जो पत्रकार सवाल उठाते हैं, उनका स्वागत है कि आप चाहो समय बता देना, मेरे कार्यालय पे आप आमंत्रित हो। और जो विद्यार्थी सवाल उठाते हैं कि उपेन यादव ने हमारे साथ धोखा किया, साथ नहीं दिया, वो हर चीज का जवाब दूंगा, हर बात का जवाब दूंगा, क्योंकि जवाब वही दे सकता है जो काम किया हो, घर बैठे जवाब नहीं दे सकता। और यदि मैं जवाब नहीं दे पाया तो आप ऑनलाइन चाहिए, आप लाइव चला दीजिए, हर चीज लाइव में जवाब दूंगा। जवाब नहीं दे पाया तो आप कहोगे, वो करने के लिए तैयार होऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं चर्चा रीट को लेकर जो करूंगा जो अंतिम समय में, लेकिन उससे पहले मैं चर्चा और विशेष महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो ज्यादा बड़े नहीं, उन पे मैं चर्चा करूंगा। उसके बाद लास्ट में रीट को लेकर भी चर्चा करूंगा, नर्सिंग भर्ती 2013 को लेकर भी चर्चा करूंगा, अन्य कई मुद्दों को लेकर मैं चर्चा करूंगा इस लाइव में। साथियों, सबसे बड़ी बात है जो लंबित और नई भर्तियों को लेकर लगातार हमारा संघर्ष जारी था। साथियों, संघर्ष, जो आंदोलन, प्रदर्शन जो होता है, उसमें कुछ लोग धरातल पे होते हैं, जो संघर्ष में, जो आंदोलन में हिस्सा होते हैं, वो सूरवीर होते हैं, और कुछ लोग रजाई वीर होते हैं, जो रजाई में घर रहते हैं। सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है और धरातल पे क्या चल रहा है, दोनों परिस्थितियों में बहुत अंतर होता है। लखनऊ में हमने किन किन परिस्थितियों का सामना किया, कैसे इको गार्डन, कैसे क्या, फिर 53 दिन यहाँ रहे, जो हमारे साथी, हम लोगों को पता है कि हमने क्या क्या किया और किसकी सहमति से किया, क्या कमेटी निर्णय लिया, वो कमेटी के सदस्यों को पता है, हर व्यक्ति को पता नहीं रहता जो घर बैठे रहता है। लेकिन साथियों, मैं एक चीज सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगा, पटवारी भर्ती को लेकर जो सवाल उठा। आज दैनिक भास्कर में, बांसवाड़ा में खबर लगी, उन्होंने चेयरमैन मोदी जी से बात की होगी, उसके बाद उन्होंने वर्जन लगाया कि फरवरी मार्च तक इसका परिणाम आएगा। कई लोग चिंतित थे, आज पूरे दिन भर से पटवारी भर्ती परीक्षा परिणाम को लेकर कॉल आ रहे थे। अभी लाइव आने से पहले, करीब 2 घंटे पहले, मेरी चेयरमैन महोदय हरिप्रसाद शर्मा जी से मेरी बात हुई। सर, एक वर्जन भी लगा है, लोग परेशान हैं, दुखी हैं, तो उन्होंने कहा कि हम 100% कोशिश कर रहे हैं जनवरी में ही परिणाम निकालने की। मैं जब मिलकर आया था, मुझे कहा था 2-3 वीक बाद आपका, 2-3 वीक में आपका परिणाम आ जाएगा। जब मैं मिलकर आया था मुझे ये कहा गया था, लेकिन आज मेरी बात है, उन्होंने कहा नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया चल रही है
कि किसी के साथ गलत नहीं हो, नॉर्मलाइजेशन सही तरीके से हो, तो इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन 100% पूरी कोशिश है, जनवरी में ही परिणाम जारी कर देंगे। ये चेयरमैन मोदी जी से मेरी बात हुई, इसके बाद मैंने ट्वीट किया और लाइव में आप लोगों को बता रहा हूं। कई लोग चिंतित थे कि यदि बोले कि फरवरी मार्च बहुत लेट हो जाएगा, तो इसलिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, आपका परिणाम जनवरी में आएगा। लाइव आने से पहले मैंने चेयरमैन मोदी जी से आपके परिणाम को लेकर बात की है। वहीं ग्राम विकास अधिकारी भर्ती का सिलेबस और जो परीक्षा लगभग फरवरी में बता रहे हैं, लेकिन जो सिलेबस अभी तक जारी नहीं हुआ, तो सिलेबस को लेकर भी जल्द निर्णय होगा। ये उन्होंने कहा कि वो प्रोसेस में है कि जल्द ही सिलेबस भी जारी कर दिया जाएगा। तो साथियों, शायद 1-2 दिन में हो जाए तो ठीक है, नहीं तो अगले वीक तक आपका सिलेबस जारी होने की पूरी संभावना है। साथियों, इसके अलावा जो मामले हैं टेक्निकल हेल्पर भर्ती के मामले में, जो मैं खुद भास्कर सावंत जी जो आईएएस अधिकारी है, सीएमडी है, उनसे मैं मिलकर आया था, बात हुई थी, मेरे सामने एजेंसी को फोन किया था, संबंधित अधिकारी को फोन किया था और उन्होंने कहा था 3 तारीख को मीटिंग होगी, और 3 तारीख को मीटिंग हो चुकी है। एजेंसी जिसका चयन किया गया उसके साथ मीटिंग हो चुकी है, और कल भी 9 बजे तक उद्योग भवन में जो बिजली विभाग की जो टेक्निकल हेल्पर भर्ती के संबंधित अधिकारियों की मीटिंग कल भी 9 बजे, आज भी मैं मिल के आया हूं, जो संबंधित भर्ती को देख रहे हैं उनसे उससे संबंधित अधिकारी से, तो कल भी 9 बजे तक काम चला था। अभी थोड़ी देर पहले भी सीएमडी साहब वहां मौजूद नहीं थे, सचिवालय गए हुए थे, तो सीएमडी साहब का इंतजार कर रहे थे। तो काम लगातार जारी है और सीएमडी साहब ने पूरा विश्वास दिलाया था कि 10 तारीख से पहले विज्ञप्ति आपकी जारी हो जाएगी। तो साथियों, जो एजेंसी जिनको चयन हुआ है उनके अधिकारी और बिजली विभाग के जो अधिकारी लगातार काम कर रहे हैं, पूर्ण विश्वास है 10 तारीख से पहले विज्ञप्ति जारी हो जाएगी और आप लोगों को खुशियां मिल जाएगी। जो लगातार हमने संघर्ष किया, मैं खुद सीएमडी साहब से मिलकर आया था। जिनको ये लगता है कि भैया, एक चीज मैं राजस्थान के युवाओं से कहना चाहूंगा, जो लोग कहते हैं, जो लोग कॉपी पेस्ट करते हैं और मेरे कहने में बहुत अंतर है, क्योंकि मेरा वीडियो, मेरा ये ट्वीट की कॉपी आप ले जाके संबंधित, जैसे मैं सीएमडी भास्कर सावंत जी से मिलकर आया था, वार्ता की थी, मेरे सामने उन्होंने फोन किया था, जो चीजें बताई मैंने ट्वीट किया था, आप पता कर सकते हो, सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ जाए, क्योंकि हम दरअसल पे काम करते हैं। जो टेक्निकल हेल्पर भर्ती के लिए साफ मना कर दिया गया था, उसकी घोषणा करवाई, वित्तीय स्वीकृति दिलाई, अब उसकी विज्ञप्ति भी जल्द जारी होगी। इन अभ्यर्थियों का इंतजार भी जल्द समाप्त होगा। सीएमडी साहब से खुद मिलकर आया था, आज भी संबंधित अधिकारी से मिलकर आऊं, बोले 2 दिन से काम चल रहा है और जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी करेंगे। और इसके अलावा इससे ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी जी से भी मैंने कई बार इसके संबंध में मुलाकात की है और आपने वो तस्वीरें देखी होंगी। तो लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हर बेरोजगार के लिए प्रयास लगातार हमारा जारी है। जैसे पीएचडी के जो चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति के संबंध में महेश जोशी जी से मैं मिलकर आया था और उनसे और जलदाय विभाग में और भर्तियों की संबंधित मैंने निवेदन किया कि साहब, आप मंत्री हो, आपके कार्यकाल में कुछ भर्तियां आ जाएंगी तो आपका भी नाम होगा। और उसके दूसरे दिन ही उन्होंने चयन बोर्ड के चेयरमैन हरिप्रसाद जी साहब के साथ बैठकर मीटिंग की, कुछ की अभ्यर्थना भिजवा दी और घोषणा कर दी कि 1700 पदों पर, जो 368 प्लस जो और भी पदों पर, जो 1700 पदों पर भर्ती आएंगी। तो वो एक्टिव हुए, क्योंकि मैं खुद मिलकर निवेदन करके आया और वो चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश भी जारी हो गए थे। मैंने ट्वीट के माध्यम से आप लोगों को बता दिया। धीरे धीरे हमारा संघर्ष रंग ला रहा है और उसके परिणाम स्वरूप आज जिनका काम नहीं हो पाता धीरे हो पा रहा है, जिनका लंबित है वो तो मुझे पता है कि नाराज होगा, और जिनका काम हो गया वो ज्वाइनिंग लेके चला जाएगा। लेकिन एक चीज बताइए, आप लोगों के लिए लगातार प्रयास मैं कर रहा हूं। जो एमएलए एमपी की जो जिम्मेदारी है, जब उनको हमने चुनाया, नेता बनाया, वो लोग अपनी जिम्मेदारी से हट रहे हैं लेटर लेकर, लेकिन आज मैं अकेला हर व्यक्ति के लिए भाग रहा हूं, हर मंत्री के पास भाग रहा हूं, हर विभाग में जा रहा हूं और लगातार आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। और जिसका परिणाम देखने को मिला है, उनकी ज्वाइनिंग आदेश भी हो चुके हैं और नई भर्ती का प्रोसेस भी, प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। 4 महीने में उदय जी से जब मैं मिला था, जो मैंने ट्वीट किया था, 1000 प्लस का मतलब 1000 का मतलब 1000 प्लस का मतलब 1000 नहीं होता, 1000 प्लस का मतलब 11, 12, 13, 14, 15, 16 कितने भी हो सकते हैं, यानी कि 1000 प्लस पदों पर वैकेंसी जैन भर्ती के लिए आएगी। उन्होंने कहा कुछ पदों की अभ्यर्थना आ चुकी है, अब आएगी कब, इसके लिए उन्होंने कहा था कि हम कैलेंडर जनवरी में तैयार कर रहे हैं और इनकी विज्ञप्तियां जनवरी फरवरी में जारी होने की बात उन्होंने कही थी। तो अब इनकी जो अभ्यर्थना पूछ जाएगी। तो जैन की जो इंजीनियर है उनके लिए अच्छी खबर है कि जो हम प्रयास कर रहे थे, मैं खुद जोशी जी से मिलकर आया था, आपने देखी होगी तस्वीरें, सारी चीजें की, उसका प्रयास का परिणाम आपके सामने लगातार उनको ज्वाइनिंग मिली है और आपकी भर्ती की अभ्यर्थनाएं भी जारी है और प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी, जल्द ही विज्ञप्ति शुरू होगी, इसके लिए प्रयास जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज जरूर है, जो तमाम भर्ती प्रक्रिया जो चल रही है, जो प्रोसेस में, जिस प्रकार आज कोरोना का जो आज सचिवालय में भी मैं कुछ लोगों से मैं खुद मिल के आया था, मेरी भी थोड़ा सा लगा कि कहीं
उनके भी कोरोना हो गया। मुझे नहीं लगा कि कहीं उनके मैं संपर्क में था कि कोरोना मुझे भी कहीं ना हो जाए, लेकिन आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के प्यार से मेरे कुछ नहीं, पहले भी कुछ कोरोना नहीं हो पाया था, अभी भी नहीं हो पाएगा। लेकिन यह जरूर है कि कोरोना की वजह से मैं भी चिंतित हूं कि जो भाग दौड़ कर जिस प्रोसेस को शुरू करवाया था कहीं कोरोना की वजह से नहीं अटक जाए, क्योंकि आज इस प्रकार 2 आईएएस कोरोना संक्रमित पाए गए, कई कर्मचारी सचिवालय में संक्रमित पाए गए, तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से हम लोगों के लिए भी एक दुखदायी खबर है, क्योंकि जब ऑफिसों में जो कर्मचारी कोरोना ग्रस्त हो जाएंगे, जब वो पहुंचेंगे नहीं तो कहीं ना कहीं प्रक्रिया भी धीमी पड़ेगी, भर्ती प्रक्रिया भी धीरे रहेगी। ऐसे में मैं खुद चिंतित हूं कि इतना प्रयास के बावजूद जो 53 दिन आंदोलन किया, जो भर्ती प्रक्रिया का प्रोसेस शुरू करवाया, तो कोरोना की वजह से कहीं धीमा ना पड़ जाए, इसलिए चिंतित दुखी में भी। लेकिन दोस्तों, यदि कोरोना आता है, यदि बढ़ता है, यदि लोग संक्रमित होते हैं, साथ तो इसमें हमारा भी दोष नहीं है, कुदरत की कहर है जिसका सामना हम सबको करना पड़ेगा। लेकिन भगवान से दुआ करो कि कोरोना नहीं बढ़े और ऐसी स्थिति नहीं आए कि सरकारी कार्यालय बंद सरकार को करना पड़े, छुट्टियां करने पड़े, और यदि छुट्टियां होगी तो हमारे भाग्य का जो हम लगातार इंतजार कर रहे थे कि भाग्य उज्जवल कब होगा, भर्तियां कब आएगी, ज्वाइनिंग कब होगी, लंबित भर्तियां कब होगी, कहीं ना कहीं उसमें धीमी रफ्तार पड़ सकती है। साथियों, जो मैंने बताया, इसके अलावा टेक्निकल हेल्पर की जो मैंने बता दिया कि 2 दिन से काम चल रहा, जाके पता कर लीजिए। मैं तो चैलेंज देके कहता हूं, जो मैं बोल रहा हूं उनका पता कर लीजिए, क्योंकि संघर्ष धरातल पर किया जाता है। उसके लिए जो धरातल पे संघर्ष करने वाला वो सीधा चैलेंज देता है, क्योंकि वो अपने हाथ से, क्योंकि लगातार मैं मिल रहा हूं और मैं सारी चीजें देख रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं, इसलिए मुझे हर चीज का पता है, इसलिए मैं चैलेंज देता हूं। जो घर बैठे कॉपी पेस्ट वाले चैलेंज नहीं देते, वो कॉपी पेस्ट करके डालते हैं वाई के लिए, फॉलोअर बढ़ाने के लिए। मैं एक चीज देख रहा था, रीट के अभ्यर्थी कई लोग नाराज थे, उसके लिए मैं जवाब भी दूंगा बाद में अंतिम समय में लाइव के। लेकिन कई लोगों ने कहा कि उपेंद्र यादव से अनफॉलो कर दो ट्विटर पे, और मैं कई लोगों ने चलाया, वो अनभिज्ञ थे, उनके सच्चाई कई लोगों को बाद में पता चली, कई लोगों को अब पता चलेगी, कई लोगों को सच्चाई का पता चला। तो कई लोगों की साजिश थी मेरे खिलाफ, मेरी युवा बेरोजगार करने की। लेकिन हो क्या रहा है, मैं कल देख रहा था 89,000 थे, 4 लाख, और आज 91 के 2,000 बढ़ गए, बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो पा रहे। लोग अभियान चला रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं। देख लीजिए कितना प्यार विश्वास लोगों का है। लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे मुझे गिराने, क्योंकि लगातार मैं मेहनत कर रहा हूं, जिसका परिणाम आप लगातार देख रहे हो। पटवारी का मैंने बताया, टेक्निकल हेल्पर का मैंने बताया, पंचायत राज जैन भर्ती का वित्त विभाग में गई थी। साथियों, मैं एक चीज बता दूं, पंचायत राज जैन भर्ती का लोग जो इंतजार कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों को मैं यही कहना चाहूंगा, साथियों, जो भर्ती मेरे आज मैं समझ रहा था कि 2013 के बाद भर्ती आई नहीं, लेकिन आज किसी व्यक्ति ने बताया कि 2013 के बाद नहीं, 2008 के बाद ही नहीं आई भर्ती। लेकिन साथियों, आपने देखा होगा कि इस आंदोलन के बाद कुछ समय से जो हम प्रयास किया, उसके बाद 2100 पदों की जो फाइल आपकी वित्त विभाग में गई, इसमें 500 और पद बढ़ाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं, 500 से ज्यादा पद बढ़ाने की, लेकिन 2100 की फाइल जो वित्त में गई थी, तो साथियों वो फाइल आने के बाद जो हालांकि ये जरूरी, ये तो निश्चित हो चुका है कि इसमें लिखित परीक्षा होगी, और जो लिखित परीक्षा की जो आप लोग मांग कर रहे थे वो मांग पूरी हो रही है, लिखित परीक्षा होगी, लेकिन इसकी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी होने का इंतजार आप लोग कर रहे हैं। तो साथियों, मैं लगातार पूरा प्रयास कर रहा हूं। उन्होंने जनवरी के लिए कहा था, लेकिन सबसे बड़ी बात, कई सालों बाद हमारा जो संघर्ष इसलिए कामयाब हो रहा है कि कई लोगों ने केवल राजनीति की, लोगों ने दिखावा किया, लेकिन भर्ती के लिए धरातल पर किसी ने प्रयास नहीं किया। 2008 से आप देख ली 2022 चल रही है, लेकिन हमने प्रयास भी किया, संघर्ष भी किया। परिणाम यह है कि 2100 पदों पर फाइल वित्तीय स्वीकृति के लिए है, वो भी मिलेगी, पद और बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लिखित परीक्षा भी होगी, और इसकी जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी कराने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, जिम्मेदारी लेता हूं, क्योंकि आप लोगों से जो वादा किया था वो पूरा करूंगा। जो इंजीनियर भाई जो इंतजार कर रहे हैं, आपको पीएचडी जल्दाई विभाग की तरफ से भी जो अधीनस्थ बोर्ड जारी करेगा, एक तोहफा वो है, एक तोहफा ये है। और पहले 1098 पदों पर वैकेंसी आई थी, उस समय भी कई लोग कह रहे थे क्या होगा, लेकिन उस समय भी संघर्ष किया, उसका परिणाम मिला। और पंचायत राज में जैन के साथ आईएन के पदों पर भी भर्तियां, इसके लिए भी मैं प्रयास कर रहा हूं। आईएन के लिए भी कई लोग मुझे कॉल और मैसेज कर रहे थे। तो साथियों, अब क्योंकि अब जो जनवरी के लिए कहा था, लेकिन जब यदि कोरोना आ गया, क्योंकि आज इस प्रकार कोरोना की वजह से कई विभागों के काम ठप हो गए, क्योंकि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का जो राज्यपाल से अनुमोदन के बाद जो हिंदी रूपांतरण होना था नियमों का, वहां जहां इस हिंदी रूपांतरण देख रहे थे, उस दफ्तर में ही कोरोना मरीज मिल गए। इस वजह से शुक्रवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, यानी कि 3-4 दिन से हिंदी रूपांतरण नहीं हो पाया, क्योंकि वहां कोरोना मरीज मिल गए, तो वहां काम ठप हो गया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है यदि कोरोना बढ़ा तो देखो नुकसान हर व्यक्ति के बेरोजगार को होगा, लेकिन आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, न मैं आपको झूठ बोल सकता।
सच बताना, आपके लिए संघर्ष करना मेरा फर्ज है। इसलिए साथियों, भर्ती आएगी, यदि देरी होती है इसलिए देरी में आपकी न हमारी यह अधिकारियों की कमी। यदि कोरोना आ गया, लेट हो गया दफ्तरों की वजह से, अधिकारियों की इस कोरोना की वजह से, तो हमें सब सहन करना पड़ेगा। लेकिन बेहतरीन प्रयास चल रहे हैं, जल्द से जल्द आपको खुशियां मिले, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। लेकिन जब आपने कई सालों 2008 के बाद 2022 तक इंतजार किया, तो कुछ दिनों का इंतजार जरूर करिए। आपका भाई आपके साथ है और आपको खुशियां ला कर देगा। लिखित परीक्षा होगी और आपकी विज्ञप्ति जिस प्रकार अधीनस्थ बोर्ड भी जारी करेगा। और ये जैन की जो 2100 प्लस पद है, 2100 तो है, 500 की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन 2100 तो कंफर्म हो चुके हैं। तो ये भी आप लोगों को खुशियां देने वाला एक पल आएगा, बहुत जल्द आएगा। मैं बात कर लेता हूं पंचायत राज एलडीसी भर्ती की। पंचायती राज एलडीसी भर्ती के संबंध में जब मैं आपको बता दूं साथियों, कई लोग ग्रुपों में मैंने देखा कि कई इस भर्ती के लिए बहुत लोगों ने प्रयास किया, अलग अलग संगठन भी थे, अलग अलग एमएलए मंत्री, कई लोगों ने प्रयास किया, सहयोग भी रहा है। लेकिन इसमें अलग अलग जो भर्ती को लेकर नेतृत्व करने वाले कई अलग अलग थे, आपस में सामंजस्य नहीं बना। हालांकि इनके कई लीडर सबसे मेरी बनती है। साथियों, फरवरी के आंदोलन में इस मांग को मैंने प्रमुखता के तौर पर रखी और लिखित में समझौते पत्र में शामिल थी। 53 दिन के आंदोलन में यह मामला शामिल था, लखनऊ तक यह मामला शामिल था। दीपावली से पहले इस संबंध में आरती मैम, कुलदीप जी सर, राका जी और ललित जी सर और अर्पणा अरोड़ा जी, ये सारे मौजूद थे। तब बात हुई थी कि हम इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार करवाकर और जो दिक्कत आ रही है वो सारी चीजें जो जिलों से जो सारा डेटा लेकर और इसका प्रोसेस को जल्द से जल्द शुरू कर देंगे। साथियों, लखनऊ में एक भी अभ्यर्थी एलडीसी भर्ती 2013 का नहीं था, ना यहां था। लेकिन जितना प्रयास, क्योंकि फरवरी में मैंने वादा किया था, उस समय मैंने घोषणा मांग पत्र में डलवाया था, लिखित में लिया था और आप लोगों से वादा किया था। आपका दर्द मैंने देखा, क्योंकि ये इतना मैं भागदौड़ क्यों कर रहा हूँ, इतनी मैंने ताकत क्यों लगाई। मुझे आज भी याद है, उस बहन जो कोटा की रहने वाली बहन ने मुझे कहा था, मेरे पति ने मुझे केवल इस भर्ती की वजह से घर से निकाल दिया। उसके आंसू मुझे याद थे, उनका दर्द मुझे याद था। और कल परसों फोन आया, उन्होंने कहा भैया मैं वही बोल रही हूं जिससे मैंने आपको बताया था, मेरे पति ने झगड़ा करके मुझे घर से निकाल दिया। मैंने उस समय उस बहन से वादा किया था, कल फिर उनको मैंने कहा कि मैंने जो आपसे वादा किया वो जल्द पूरा होगा। साथियों, हमारी जो लखनऊ से आने के बाद हमारी इस भर्ती को लेकर पीसी किशन जी से हमारी वार्ता करवाई थी, आईएएस अधिकारी से। उन्होंने दिसंबर महीने में इसकी सूची जारी करने की बात कही थी। फिर उन्होंने समय लग गया तो उन्होंने कहा 10 जनवरी तक इसकी हम नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर जारी कर देंगे। साथियों, जो देरी, अब जब कल शाम को आईएएस स्पेशल, अब तो सचिव हो गए हैं, मुख्यमंत्री सचिव आरती डोगरा जी से मुलाकात हुई थी। घनश्याम जी मेरे साथ मौजूद थे, जो इस भर्ती के प्रतिनिधि हैं। सीएमओ में मैंने नाराजगी जताई, मैंने कहा दिसंबर की बात हुई थी, अभी तक इसका कैलेंडर जारी नहीं हुआ। दिसंबर, फिर हमने 10 जनवरी तक का समय दिया। टाइम पे टाइम बढ़ रहा है और लगातार बेरोजगार परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। मैम ने एक बात कही कि आपने इतने साल इंतजार कर लिए, आप बता दीजिए जो हमारे पंचायती राज मंत्री चुनाव में चले गए, क्या वो वहां नहीं जाते? वो वहां चले गए, वहां 5-7 दिन वहां लग गए, इस वजह से इंतजार लेट हुआ है। और हमने आपकी इस भर्ती को 2013 की तमाम भर्तियों को हमने शुरू नहीं की, केवल एक पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 है जो आप लोगों को उस भर्ती को जिंदा किया गया है। आपकी कैलेंडर जारी हो रहा है, थोड़ा सा समय लगा, आप विचलित हो गए, आप यहाँ आके नाराज हो रहे, आपके कितने काम कर दिए। साथियों, मैंने उनसे निवेदन किया, क्योंकि जो जानकारी है जो मैं मिलके हूं, आपको सच और तथ्यात्मक सारी चीज बताना जरूरी है। क्योंकि आज तक क्या हुआ है कि आपको आपके कई साथियों ने कहा इस महीने में खुशियां मिल जाएगी, अगले वीक में खुशियां मिल जाएगी, अगले महीने मिल जाएगी, अगले महीने मिल जाएगी। तो अगला महीना, अगला वीक, अगला महीना, अगला वीक सुन सुन के आपके कान पक चुके हैं, आप थक चुके हैं और आप लोग बिल्कुल हताश और दुखी हो चुके हैं कि आखिरकार अगला महीना और अगला सप्ताह कब आएगा। मुझे पता आपकी परेशानी का, लेकिन आपके भाई ने कहा है, मैं वादा करता हूं इस मामले को लेकर, उस बहन से वादा किया था, आपसे जो वादा किया था, आप मेरा ये वीडियो रिकॉर्ड रखना, आपसे वादा किया था वो वादा जल्द पूरा करूंगा। क्योंकि साथियों, मैं इस फाइल के पीछे लगातार पड़ा हुआ हूं। शुक्रवार को फाइल पंचायत राज जो अर्पणा जी के वहां आई थी, शुक्रवार को आई थी। शुक्रवार को आने के बाद मैं उनसे मिला, उनके बाद फाइल शाम तक पहुंच गई थी पीसी किशन जी के पास। और पीसी किशन जी उस दिन अल्पसंख्यक के वाले मामले में एक मीटिंग में मुख्यमंत्री जी के साथ बिजी थे, वो लेट तक पूछे। हम लोग वहां 7 बजे तक वहां बैठे रहे, इंतजार करते रहे। फिर उसके बाद शनिवार और संडे छुट्टी रही और सोमवार को फाइल चली गई।
पंचायत राज जो विभाग, वहां जो पहले इस भर्ती को डील कर रहे थे वीपी सिंह जी, क्योंकि वो रिटायर्ड हो चुके हैं, और वहां 2 दिन तक कुछ नहीं हुआ। जब मैम से हम मिले, जब मैम से कल जो हमारी मुलाकात हुई, तो उन्होंने जो इसकी एडिशनल इसका चार्ज इसकी जगह दूसरे को दिया गया है, प्रवीण कुमार जी चौधरी हैं, उनको दिया गया। तो कल मैडम से मिलने के बाद कि मैडम ने कहा कि वो रिटायर्ड हो चुके थे, अब उनकी जगह दूसरों को एडिशनल चार्ज दिया जा रहा है। साथियों, पहले मंत्री जी चुनाव में चले गए, जिसकी वजह से लेट हो गया। जिस इस भर्ती को देख रहे थे वो रिटायर्ड हो गए, तो उनकी जगह अब 2 दिन थे, कुछ नहीं हुआ। फिर शाम को मैं खुद जाकर, मेरे साथ सारे लोग, आपके लोग शामिल थे, प्रवीण कुमार जी से मुलाकात की। प्रवीण कुमार जी ने कहा कि इस भर्ती को मैं नहीं देख रहा, एडिशनल मुझे चार्ज दिया, लेकिन मैं इसको कल ही निकालूंगा। आज फाइल निकली है, और आज फाइल वहां से डीओपी होते अखिल अरोड़ा जी के पास जाएगी, वित्त में जाएगी, और वित्त के बाद जाएगी सीएमओ। क्यों जाएगी? कई लोग कह रहे हैं कि मैंने एक ट्वीट किया था कि सीएमओ फाइल जाएगी। अब सीएमओ क्यों जाएगी मैं आपको बता दूं, क्योंकि कल आरती मैम से मिलने के बाद प्रवीण कुमार जी से मिले थे, फिर आज सुबह 11:30 बजे धर्मेंद्र राठौड़ जी से मैंने मुलाकात की। आपके साथी मेरे साथ, घनश्याम जी मेरे साथ थे। मैंने कहा साहब मेरी नाराजगी है, मुझे दिसंबर के लिए कहा, 10 जनवरी के लिए कहा, और बार बार लेट हो रहा है, बेरोजगार परेशान है, दुखी है, मैंने नाराजगी जताई। तो मेरे सामने ही धर्मेंद्र राठौड़ जी ने आरती मैम को फोन किया, अखिल अरोड़ा जी को फोन किया, और उन्होंने कहा प्राथमिकता के साथ इस भर्ती को पूरी करनी है। तो साथियों, उसके बाद आरती मैम को यह भी कहा कि आप इसको ट्रैक कीजिए। आरती मैम ने कहा कि मैं इसके लिए स्पेशल किसी व्यक्ति को लगा रहा हूं। मैम ने कहा लगा रहे हैं कि वो उसको ट्रैक करते रहे कि फाइल कहां गई है, तो वो ट्रैक करते रहेंगे। तो इसलिए मैम से बात हुई थी, फिर अखिल अरोड़ा जी से शाम को मैं मिलकर आया था। अखिल अरोड़ा जी ने कहा कि डीओपी से मेरे पास फाइल आ जाएगी, और इसको मैं कैबिनेट के लिए भेज रहा हूं, क्योंकि सीएमओ का मतलब सीएमओ में, मैंने कहा कैबिनेट में क्यों? कैबिनेट के लिए तो वो था ही नहीं, केवल 2013 की भर्ती है, समय बड़ा हो चुका है। मैंने कहा इसमें तो कैबिनेट में जाएगी तो 10 तारीख तक तो कैसे हो पाएगा? उन्होंने कहा हर वीक में कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, और कैबिनेट की मीटिंग नहीं भी होगी तो हम लोग सर्कुलेशन के माध्यम से सीएमओ में भेजकर और वो करवा लेंगे। तो साथियों, आप लोगों को सच बताना, सही बताना मेरा कर्तव्य था, क्योंकि पहले मंत्री जी की वजह से कुछ समय लेट हुआ, फिर जो प्रवीण कुमार जी, वीपी सिंह जी चले गए, रिटायर्ड हो गए, तो उसके बाद प्रवीण कुमार जी ने आज फाइल भेजी, 2 दिन वहां लेट हो गया, 5-7 दिन पहले लेट हो गया। और यही कारण उन्होंने बताया कि जब हम, ये आरती मैम ने और धर्मेंद्र राठौड़ जी ने ये कहा कि जब हम आपकी भर्ती को पूरा कर रहे हैं, आपने इतने साल इंतजार कर लिए, क्या कुछ दिन और हमें नहीं दे सकते? तो साथियों, जल्द से जल्द, क्योंकि अब वर्किंग डे आपको पता है कि 2-3 दिन और बचे हैं, कोरोना आ चुका है, तो मान लीजिए 10 तारीख से पहले आपका कैलेंडर जारी नहीं हो, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 21 तारीख को जो मैं यात्रा निकाल रहा हूं, मैं वादा कर रहा हूं, यात्रा कैंसिल कर दूंगा। मुझे अब ये आपकी भर्ती मेरी इज्जत का सवाल है, और मैं आपसे वादा करता हूं कि जल्द से जल्द, यानी कि कई लोगों ने आपको कहा कि ये सप्ताह, अगला महीना, लेकिन मैं आपका अगला महीना नहीं होने दूंगा, आपका अगला महीना नहीं होने दूंगा। और कोशिश अभी भी यही है कि ये जल्द से जल्द 10 तारीख से पहले करवाए, लेकिन 2-4 दिन लेट भी हो जाए, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताया है। आरती मैम से कल 5 बजे मिले, आज 11:30 बजे धर्मेंद्र राठौड़ जी से मिले, और शाम को अखिल अरोड़ा जी से मिले। जो मैं टाइम और जो चीजें आपको मैंने बताई, आप जाके मैम से मिल सकते हो, आप अखिल अरोड़ा जी से और धर्मेंद्र राठौड़ जी, सब जगह पता कर लीजिए। एक आपकी भर्ती के लिए तीनों जगह आपके प्रतिनिधि मंडल को साथ ले जाकर पूरी कोशिश की है, इसलिए चिंता न करिए, जो कई सालों बाद आपको न्याय मिल रहा है, क्योंकि आपकी भर्ती और जो टेक्निकल हेल्पर है, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती है, और JN है, IN है, इन सबके लिए पता है रीट का बड़ा आंदोलन चल रहा है। मैं वहां क्यों नहीं गया? आज वो लोग मुझसे नाराज है, मुझे गालियां दे रहे हैं, मैं इसलिए नहीं गया। आपके साथियों ने मुझे ये कहा, कई लोगों ने कहा कि आप लोग वहां चले जाओगे तो सरकार हमारी भर्ती प्रक्रियाओं को रोक देगी। केवल आप लोगों की भर्ती को बचाने के लिए मैं इतने बड़े आंदोलन में शामिल नहीं हुआ। आज वो लोग मुझे भला बुरा गालियां बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन मेरा फर्ज था कि जो समझौता हुआ आपकी भर्ती का, कि मैं वहां चला जाऊं, ये भर्ती प्रक्रिया को रोक दे तो आपके भविष्य के साथ गलत हो जाए, इसलिए आप लोगों का भविष्य बचाने के लिए मैं उनकी गाली सुनकर सब कुछ सहन कर हालांकि उनका भी अभी भी सहयोग कर रहा हूं और आगे भी करूंगा, लेकिन मैं वहां नहीं गया केवल आपकी इस भर्ती प्रक्रिया को बचाने के लिए। तो साथियों, चिंता न करें, कोशिश अभी भी कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए 10 तारीख के पास 2, 4, 5, 7 दिन लेट हो जाए। 21 तारीख को मैं जो सीकर से युवा जागृति और सदस्य अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, उससे पहले आपको खुशियां देके जाऊंगा, मिठाई खा के जाऊंगा, चिंता ना करिए। लेकिन आज मैं खुद
आपके साथी घनश्याम जी को पूछा, मैं खुद सीएमओ में कल मेम से नाराज हुआ था इसको लेकर। मेम ने कहा कि आप तो हमेशा नाराज ही रहते हो, आपके कितने काम कर दिए, इतने काम कर दिया, अब भर्ती हो रही है, अब 2-4 दिन, अब बताओ मंत्री जी वहां चले गए तो हम क्या करें, और रिटायर्ड अधिकारी हो गए तो दूसरों को दे दिया। तो साथियों कुछ यदि 5-7 दिन लेट हो भी जाए तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, प्लीज संयम बनाए रखें। आपके लिए मैंने जी जान लगाई है। मैं खुद पिछले 2 दिन से, कल और आज 2 दिन से मैंने आपकी भर्ती के लिए स्पेशल समय दिया है, आपकी पीड़ा को देखते हुए। और मैं कह रहा हूं, मैं वादा कर रहा हूं आपके, क्योंकि मैंने आपसे एक पैसा नहीं लिया ना, मैं मेरी जेब से खर्चा करके भाग रहा हूं ना, नहीं लिया ना। मुझे न वाई चाहिए, ना मुझे नाम चाहिए, बस आप लोगों के घरों में खुशी आए। मैंने वो अश्विन कुमार को भी देखा जो मेरे ऑफिस में पैसे लेके आया था उधार लेके, जब मैंने वीडियो डाला था लाखों रुपए लाके मुझे दे रहा था। मैंने बहुत लोगों की पीड़ा देखी है, इसलिए आपकी पीड़ा के लिए मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूं और वादा करता हूं जल्द से जल्द खुशियां देने का। इसलिए आप चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, दुखी होने की आवश्यकता नहीं। मैं आपकी मन की पीड़ा समझता हूं कि आपको एक महीना से आपको डर लगने लग गया, लेकिन अगला महीना आपका नहीं होगा, इसी महीने में कुछ खबरी मिलेगी। कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द, पीछे पड़े हैं, मैं खुद पीछे पड़ा रहूंगा, खुद पीछे फिर वापस मिलूंगा, क्योंकि कल आ जाएगी तो परसों वापस जाके मैं मिलूंगा खिलौना जी से, साहब आप भिजवा दीजिए। और जल्द से जल्द सीएमओ से, वहां से कैबिनेट से, जहां भी जानी है, जहां से जल्द करवाकर जल्द से जल्द कैलेंडर जारी करवाने की मैं कोशिश करूंगा। 10 तारीख से 2-4-5 दिन लेट भी हो जाए तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि हमने इतना बड़ा काम किया, 2013 की तमाम भर्तियां बंद पड़ी, आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू करवाई है, तो थोड़ा सा समय लग जाए तो आप लोग गुस्सा क्यों करते हो। तो साथियों, आपकी भर्ती को शुरू करवाने के लिए हर बात माननी पड़ती है, इसलिए सभी से ये कहना चाहूंगा, विश्वास मेरे ऊपर रखे और संयम बनाए रखे। वो समय दे दिया भाई, ग्राम सेवक का मैं बोल दिया। ये कंप्यूटर भर्ती अनुदेशक वाला जो मामला है साथियों, अभी तक इसका हिंदी रूपांतरण नहीं हुआ है, और ये जो शुक्रवार को फाइल 12 बजे राज्यपाल मोदी जी से आई थी, मैं लगातार इसके पीछे पड़ा हुआ था। और जो यहाँ जो संबंधित, आज मैं एजुकेशन में मिल के आया था संबंधित अधिकारी से, तो उन्होंने ये कहा था कि शाम तक हमारे पास फाइल आ जाएगी। तो कल मैं पता करता हूँ, यदि आज फाइल आ गई है तो कल आपकी अधिसूचना जारी हो जाएगी, और यदि नहीं आई है तो उसको जल्द से जल्द, क्योंकि वहां कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जहां हिंदी रूपांतरण होना था, इस वजह से लेट हुई। क्योंकि मेरे को गुस्सा है कि भैया शुक्रवार को फाइल आई थी, 3 दिन हो गए, अभी तक हिंदी रूपांतरण नहीं हो पाया। फिर उन्होंने कहा कोरोना हो गया, लेकिन मैं उसको चेक करने के लिए मैं खुद गया, तो मुझे पता चला कि वास्तव में वहां उस दफ्तर में जहां हिंदी रूपांतरण होना था, वहां वास्तव में कोरोना पॉजिटिव कर्मचारी पाए गए, इसलिए थोड़ा लेट हुआ। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा था शाम तक, इससे संबंधित अधिकारी से मिलकर आया था कि शाम तक शिक्षा विभाग में आ जाएगी, उसके बाद हम कार्य विभाग में भेजेंगे और फिर अधिसूचना जारी हो जाएगी। कल जो भी अपडेट होगी मैं दूंगा, उसके बाद वो कॉपी बच जाएगी अधीनस्थ बोर्ड, उसके बाद आपकी विज्ञप्ति जारी होगी, और विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी कराने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं खुद चेयरमैन मोदी जी से मिलूंगा और जल्द से जल्द आपकी भर्ती परीक्षा का कैलेंडर जारी हो, वो भी मैं कोशिश करूंगा। साथियों, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए भी जो आज भी मीडिया में आवाज उठाई है, मैंने मीडिया वालों से निवेदन किया था कि लोग कंफ्यूज हैं कि रीट की तैयारी करें, फर्स्ट ग्रेड के सेकंड ग्रेड के, इनका संशोधित कैलेंडर आरपीएससी भी जारी करे। और क्योंकि बेरोजगार तैयारी कैसे करे, तो कैलेंडर जारी होना चाहिए कि वास्तव में रीट 14-15 मई को होगी क्या, फर्स्ट ग्रेड कब होगी, सेकंड ग्रेड कब होगी, इनकी परीक्षा तिथि के लिए विज्ञप्ति कब जारी होगी, इसलिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं मीडिया के माध्यम से भी, और मिलकर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। वैसे जनवरी फरवरी, लेकिन कोरोना चल रहा है, अब क्या रूप लेगा ये ओमिक्रॉन, ये कोरोना क्या लेगा, अब तो परिस्थितियां क्या बता दें। आज 1800 से ज्यादा केस है और अब सरकार सख्ताई बदल रही है। अब धीरे धीरे मान लीजिए कोचिंग में बंद हो जाएगी, दफ्तर बंद हो जाएंगे, तो कहने के हर भर्ती प्रक्रिया लेट होगी, लेकिन यह निश्चित है आपकी भर्ती प्रक्रियाओं की विज्ञप्ति जैसे सामान्य स्थिति होगी जल्द से जल्द जारी करवाने के लिए मैं लगातार संघर्ष करता रहूंगा। पीटीआई भर्ती की जो विज्ञप्ति 461 के लिए अभ्यर्थियों की मांग थी कि हमारी विज्ञप्ति अभी जारी नहीं की जाए, पदों की संख्या बढ़ाई जाए, तो साथियों इस मांग को मैंने रखा माननीय मुख्यमंत्री जी अधिकारियों के सामने, इस बात को मान लिया है कि अब 461 भर्ती प्रक्रिया को रोकने की बात कही है। मैंने कहा कि रोक दीजिए, 461 में बेरोजगारों क्या होगा, इसमें पद बढ़ाइए। तो पद बढ़ाने के संबंध को लेकर कि बजट भी आने वाला है, एक फाइल चली थी पद बढ़ाने की, शायद उन पदों को ऐड किया जाएगा या फिर बजट के बाद निकाले जाएंगे। तो पीटीआई में पद बढ़ाने का जो मामला है वो अभी सकारात्मक है, और उन्होंने कहा है कि पद बढ़ाने के कारण ही इसकी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी नहीं की जाएगी, पहले पद बढ़ाने को लेकर फैसला लिया जाएगा। तो साथियों पूरा प्रयास कर रहे हैं पीटीआई भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाई जाए और बजट में भी पीटीआई के पदों की घोषणा की जाए, इसके लिए भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आरपीएससी संशोधित कैलेंडर जारी किया जिसमें फर्स्ट ग्रेड आईएन का भी जिक्र किया जाए, और अधीनस्थ बोर्ड भी कैलेंडर जारी किया। हालांकि चेयरमैन मोदी जी ने मुझे कहा था
कि हम जनवरी में भर्ती परीक्षाओं को कैलेंडर जारी कर देंगे। मई जून जुलाई में कई भर्तियों की परीक्षाएं हो जाती है और उसके बाद और भी कैलेंडर में दर्शा देंगे कि कब कब एग्जाम होगी। तो कैलेंडर जल्द से जल्द जारी करने का आश्वासन उन्होंने दिया था। रीट 2018 की आज सुनवाई हुई। सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल साहब भी गए, आज सुनवाई हो पाई, लेकिन समय पूरा नहीं मिल पाई, इस कारण 10 तारीख को दिया। उम्मीद करता हूं कि 10 तारीख को इसका फैसला हो जाना चाहिए। जहां मेरी किसी एडवोकेट से बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि सुनवाई बहुत कुछ हो चुकी है और लगता है कि 10 तारीख को इसमें फाइनल फैसला आने की उम्मीद है। तो साथियों 10 तारीख को, क्योंकि लोग परेशान है तारीख पे तारीख, लेकिन आज सुनवाई हुई है और सुनवाई अच्छी तरह हुई है, पॉजिटिव हुई है। तो ऐसे में अब 10 तारीख को ही फैसला होगा। फैसला न्यायालय को करना है, किसके पक्ष में आएगा तब पता चलेगा। लेकिन इस बार हम सरकार की लापरवाही नहीं बता सकते क्योंकि सरकार की तरफ से पैरवी की गई थी, मजबूत पैरवी की गई थी, लेकिन फैसला अब न्यायालय को करना है और अब अगली सुनवाई 10 तारीख को बताई जा रही है। कोशिश यही रहेगी सरकार की तरफ से 10 तारीख को कोई लापरवाही नहीं है, उनका एडवोकेट मौजूद रहे जिससे फैसला हो सके। विशेष शिक्षक जो भर्ती पदों का मामला है साथियों, विशेष शिक्षक के अभ्यर्थी बहुत ही संघर्षशील थे, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। मैंने हमेशा इनके संघर्ष को सैल्यूट किया है। साथियों इनके जो संबंधित अभ्यर्थी दीपेंद्र चौहान मेरे साथ मौजूद था। आरती मैम से मैं कल मिल के आया था, तब मैंने चर्चा की मैम की विशेष शिक्षक कम से कम 2 से 3 हजार पदों पर वैकेंसी आपको निकालनी चाहिए थी। तो उन्होंने कहा कि मैं खुद इस मामले में अधिकारियों से, संबंधित जो डिपार्टमेंट चाहे शिक्षा विभाग है, मैंने खुद ने इस मामले में मजबूती से बात रखी थी। लेकिन अगली बार मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगली बार इसमें पदों की संख्या और भी कई गुना ज्यादा आएगी और हम नियम जो बना हुआ है अभी फिलहाल उसमें शिथिलता देने के निर्देश हमने विभाग को दे दिया, क्योंकि जो नियम अब बना हुआ उसके हिसाब से पोस्ट नहीं बन रही। इस संबंध में शिक्षा विभाग के जो जॉइंट सेक्रेटरी साहब से, मैं डीएस से मैं खुद मिलकर आया था। उन्होंने, साथियों आप पता कर लीजिए, जो विशेष शिक्षक के जो पदों का जो 1000 पद आए, कई लोगों ने सवाल उठाए क्योंकि साथियों मात्र 100 पद ही बन रहे थे। 900 पद आप लोगों के संघर्ष के बदौलत, जो लोगों ने सैल्यूट करो, जो लोगों को नंबर आ जाएगा। हालांकि मैं एक चीज बता दूं, 1000 पदों में जो लखनऊ गए थे, जो लोग 53 दिन तक संघर्ष कर रहे थे, उनमें से मुझे लगता है 80 से 90% लोगों का नंबर नहीं आ रहा। लेकिन जिन लोगों का 1000 पदों में नंबर आएगा, उनसे मेरा निवेदन है कि उन लोगों को आप सैल्यूट करना, उनको धन्यवाद देना। जो लोग दीपावली दशहरा यहाँ बनाते रहे, लखनऊ तक गए, उनके बदौलत आपके 1000 पदों पर यह वैकेंसी आई है। मात्र 100 पद बन रहे थे नियम अनुसार। और आप सच जानना चाहो तो आप संबंधित अधिकारी शिक्षा विभाग में डीएस साहब से मिल लेना, सच का पता लग जाएगा। और 100 पद के बजाय 1000 पदों पर आपकी भर्ती निकाली गई। इनकी 900 पद इन युवा बेरोजगारों के संघर्ष के बदौलत आई है। ऐसे लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं। मुझे दुख है, अफसोस है कि इनकी 2000 की मांग मैं पूरी नहीं करा पाया, क्योंकि नियम अनुसार, क्योंकि नियमों में अब शिथिलता दी जाएगी, जो अगली भर्ती तक वो काउंटिंग हो पाएगी, जिससे अगली भर्ती में और लोगों को मौका मिल पाएगा। तो नई भर्ती, क्योंकि आपने देखा होगा पहली बार प्रेस नोट में भी विशेष शिक्षकों के बारे में चर्चा की गई है। पहले कभी आपका प्रेस नोट जारी नहीं हुआ, यह आपके संघर्ष के बदौलत है। मुझसे जितना प्रयास हुआ मैंने प्रयास किया। 1000 पदों पर यह घोषणा हुई आपके संघर्ष के बदौलत। 2000 पदों पर नहीं हो पाई, कम से कम 2000 होने चाहिए थे। मैं समझ चाहता हूं जो लोग जिनकी आशाएं थी, लेकिन मुझसे जितना बेहतरीन प्रयास हुआ, आपके साथी जानते हैं कितनी बार मीटिंग हुई, कितनी बार मैं गया, कितनी बार मजबूती से बात रखी, लेकिन इतना जरूर है कि कभी संघर्ष विफल नहीं जाता। 100 की बजाय 1000 सीट आई है। 1000 परिवारों में खुशियां तो आएंगी, लेकिन संघर्ष जबरदस्त था और आपने पूरी भागीदारी निभाई। सैल्यूट और धन्यवाद। और कोशिश यही रहेगी, मैंने कल भी बात रखी थी तो उन्होंने कहा कि हम नियमों में संशोधन शिथिलता दे रहे हैं, भविष्य में जो 14-15 मई को जो एग्जाम होगी उसमें और भी अधिक पद आएंगे। ये उन्होंने मुझे कल सीएमओ में वार्ता में आरती मैम ने बताया। और आरती मैम ने कहा कि जितना मैं इस मामले को लेकर मैंने कोशिश की, जितनी बेहतरीन कोशिश करनी थी मैंने की। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आरती मैम को कि वास्तव में उन्होंने 1000 को भी स्वीकृति दिलाने का काम किया। अंतिम समय में 1000 पदों की वित्तीय स्वीकृति नहीं थी, अंतिम समय में वित्तीय स्वीकृति देकर और आपकी विज्ञप्ति जारी की। आप पता कर लेना कि वित्तीय स्वीकृति कब मिली, तो अब आपको पता लग जाएगा कि ये वो जाबाज वीर जो लखनऊ तक गए थे, उनके संघर्ष के बदौलत 1000 पदों पर यह विशेष शिक्षकों की वैकेंसी आई है। साथियों जो एसआई भर्ती में देखो, गलत होगा, एसआई हो चाहे रीट हो, नया भजनलाल पकड़ा गया है। नहीं, जो बीकानेर से जो पेपर जो प्रिंसिपल के द्वारा भेजा गया था, 12 लोगों का नाम आया, तो उनका क्या हुआ, भजनलाल का है, उनको जेल में डालने के साथ साथ और उनकी जो कड़ी से कड़ी को तोड़ना चाहिए तो सबको जेल में डालना। आप पता नहीं है कहां का पेपर गया है, ये बिल्कुल गलत है। इसीलिए हमने युवा जागृति और सदस्यता अभियान और पूरा अभियान पूरे प्रदेश में चला रहे हैं, हर जगह, तहसील में, हर जिले में इसलिए चला रहे हैं कि आने वाली भर्तियों में ऐसा नहीं हो।
रीट और एसआई के जो अभ्यर्थी मुझे लगातार दोष देते हैं कि आपने सीबीआई की मांग क्यों भूल गए, आपने साथ नहीं दिया। एक बार आप जरूर गौर करिए साथियों, यार मैं आपके लिए अनशन पे बैठा, 6 दिन तक मैं रहा, आईसीयू में चला गया, अनशन तोड़ने के बाद मैं आया धरना स्थल पर, एक भी रीट और एसआई का अभ्यर्थी नहीं था। जब मैंने उन लोगों के आंखों में आंसू देखे, उनकी मैंने जब उन लोगों का जो समर्पण देखा, वहां वो लंबी तो नहीं भर्ती वाले बैठे थे, लंबी तो नहीं भर्ती वाले बैठे थे। जब एसआई और रीट का एक भी अभ्यर्थी नहीं आया तो मुझे आंदोलन को बदलना पड़ा और आंदोलन से रीट और एसआई की सीबीआई की मांग को हटाना पड़ा, क्योंकि जिन लोगों के लिए आवाज उठा रहा हूं वो घर में रजाई में सो रहे हैं, जो लोग यहाँ लंबी तो नहीं भर्ती वाले, जो लोग पिछले कई सालों से दुखी और परेशान है, वो सीबीआई की मांग कर रहे थे, वो बैठे बैठे, वो भी मेरी इज्जत रखने के लिए। जब मुझे लगा कि यहाँ कोई भी नहीं है तो उस मांग को बदलकर नई और लंबित भर्तियों के लिए संघर्ष करना पड़ा। लोग कह रहे हैं कि उपेंद्र यादव ने मांग को दबा दिया, लोग कह रहे हैं उपेंद्र यादव तो सरकार से और मुख्यमंत्री से मिला हुआ। यार उपेंद्र यादव मिला होता तो 53 दिन वहां नहीं पड़ा रहता, दीपावली और दशहरा नहीं बनाता, अपने सिस्टर और अंकल के लड़के की शादी में मैं मिस नहीं करता, मैं लखनऊ नहीं जाता। और आपने देखा मुख्यमंत्री जी ने भी 3.5 मिनट बोला, कल परसों भी बोला, हर चीजों का सामना मुझे नहीं करना पड़ता। कई कांग्रेस के नेताओं ने मुझे बीजेपी का कहा, आरोप लगाया, यार हर चीज का सामना मुझे करना पड़ता है। आप लोग आते नहीं हो तो आप भी खुद भी गुस्सा करते हो, सरकार भी गुस्सा करती है, कभी कोई बीजेपी का बताता है, कोई कांग्रेस का बताता है। अब हनुमान बेनीवाल जी से मिलकर आया था मैं, अब आरएलबी का बता देना, बस बताते रहिए, संघर्ष मैं ही करता रहूंगा, जिनको चुना वो कोई नहीं करेगा, केवल आपको भ्रमित करते रहेंगे और उनके जो चैले हैं जो सोशल मीडिया पर केवल कमेंट करते रहेंगे। अरे मैंने तो कहा कि भैया आप मुझसे बढ़िया करके दिखा दीजिए, वो उद्योग मैदान, वो लखनऊ, लेकिन वो आना नहीं चाहते। मैंने कई बार चैलेंज दिया था, लेकिन घर से बाहर निकलना नहीं चाहते, क्योंकि इसलिए नहीं निकलना चाहते कि केवल वो भ्रमित करके घर बैठे राजनीति करना चाहते और हम युवाओं को कमजोर करना चाहते। लेकिन कोई भी युवा कमजोर नहीं होगा, लड़ेंगे और जीतेंगे। तो साथियों, काश एसआई और रीट के लिए हजारों के लोग आते। 20 और 22 को एसआई के लोग आए, 30 तारीख को घटना घट गई, उसके बाद एसआई के लोग जाके सो गए। आखिरकार एसआई के जो अभ्यर्थी 20 और 22 के आए थे वो गलत नहीं थे, वो सही थे, लेकिन कुछ लोग केवल अपना यूट्यूब चलाने के लिए उनको भ्रमित किया। कुछ कोचिंग के लोग भी शामिल थे, केवल उनको भ्रमित किया और उनको भ्रमित करते रहे, उनके साथ धोखा किया। आखिरकार वो उन लोगों की बातों में नहीं आते तो कहीं ना कहीं आज नतीजा अलग होता। लगातार मैं प्रयास करता रहा, मुझे लगा कि आपका सहयोग नहीं मिला, आंदोलन को मुझे चेंज करना पड़ा, लंबी तो नहीं भर्तियों को लेकर चलना पड़ा। और उनमें चलो अच्छी बात आप लोगों को नहीं है, लेकिन कई लोगों को न्याय मिलने जा रहा है। प्रयोगशाला सहायक भर्ती चिकित्सा विभाग की जिसको रद्द कर दिया गया था, उसको जिंदा करवाकर उनकी सूची जारी करवा दी है। कई परिवारों में खुशी आई है, जो पिछले 3 साल से भटक रहे थे, रो रहे थे, आज उनके घरों में खुशी आने का काम इस संघर्ष के बदौलत हुआ है। साथियों, नर्सिंग भर्ती 2013, नर्सिंग भर्ती 2013 के जो संबंधित जो इससे कमला है, चाहे विजयपाल है, चाहे विनोद है, जो कई लोग इससे जुड़े हुए हैं, हर चीज का उनको पता है। फरवरी में जो आंदोलन हुआ, मंत्री हमारे बीच में आए, उन्होंने बहनों के सिर पर हाथ रखा और कहा आपको न्याय मिलेगा। लखनऊ में जब हमें बुलाया गया तो उनसे पहले सहमति मांगी, बताइए आप, उन्होंने कहा हम जाएंगे। सब कुछ उनके कहने पर, हर बात उनकी सहमति के बाद ही हमने डिसीजन लिया है। भैया मैं कोई मुख्यमंत्री नहीं, मैं इतना प्रयास कर सकता था, इतना जबरदस्त संघर्ष त्याग किया कि कम से कम आपके बीच में मंत्री को आना पड़ा। अब मंत्री सौगन खा के हाथ रखे मुकर जाए तो उपेंद्र यादव गलती है क्या? लखनऊ में गए, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की, अधिकारियों से मीटिंग करवाई। मैं इतना जितना मुझसे हुआ मैंने आप लोगों के लिए किया, एक पैसा आप लोगों से नहीं लिया, जबकि हजारों रुपए मेरी जेब से खर्च किया, आपको पता है। और ये भी कहा कि जहां भी आपको किसी बहन का आवश्यकता होगी मैं सहयोग करूंगा, जितना मुझसे करना होना था मैंने किया। अब कुछ लोग कमेंट करते उपेंद्र यादव 2013 भर्ती को भूल गया। यार उपेंद्र यादव क्या करे, जितना हुआ मैंने किया और आगे भी करूंगा, जितना हुआ मैंने किया। काश लखनऊ में आप लोग क्योंकि कुछ लोग गए थे वहां, 32 लोग थे, फिर 14 लोग बचे थे, उसमें 4 लोग जा रहे थे। अब वो जो बहनें रुकी थी वो कह रही थी भैया हम क्या करें, सब जा रहे हैं, नहीं आ रहे तो हम क्या करें। उन बहनों की मजबूरी थी वहां वापस आने की, क्योंकि लोग आ नहीं रहे थे, लोग रुक नहीं रहे थे। और जो भी निर्णय फरवरी का और जो लखनऊ का निर्णय सबको पूछकर लिया गया था, आप पता कर सकते हो। उपेंद्र यादव ने निर्णय नहीं लिया, वहां तमाम लोग मौजूद थे, उनकी सहमति के बाद ही निर्णय लिया गया था, उसके बाद ही हम जयपुर आए थे। जितना मदद मुझसे होगी मैं नर्सिंग भर्ती 2013 के लिए अभी भी करूंगा। साथियों,
गैर जमानती कानून, पेपर लीक, नकल, फर्जी डिग्री, फर्जी सर्टिफिकेट, दिव्यांग सर्टिफिकेट, उन सबको गैर जमानती कानून में शामिल किया जाए। सरकार ने घोषणा कर दी, लेकिन अभी तक इसका आदेश जारी नहीं हुआ। विधानसभा सत्र भी आने वाला, बजट भी आने वाला है, इसका आदेश जारी हो। और हम मांग कर रहे हैं कि इस कानून में जो अपराधी पाए जाते हैं, पकड़े जाते हैं, उनकी संपत्ति जब्त की जाए और उनको जेल में डाला जाए। ऐसा ही भर्ती में जो प्रिंसिपल पकड़ा गया, क्या उसको बर्खास्त किया गया? क्यों बर्खास्त नहीं किया? और उस स्कूल को मान्यता रद्द क्यों नहीं की? कमला देवी कॉलेज में जो गड़बड़ी, उसकी मान्यता रद्द क्यों नहीं की? सरकार को सख्त एक्शन लेना होगा। पकड़े जाने वाले, नकल करने वाले, नकल कराने वाले, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करो, उनको भी गैर जमानती कानून में शामिल किया जाए। मैंने पहले भी बताया था कि क्या क्या करना चाहिए। तमाम बिंदुओं को लेकर युवा जागृति अभियान और सदस्यता अभियान चलाने की घोषणा की थी, क्योंकि पेपर लीक को रोकना होगा, फर्जीवाड़ों को रोकना होगा, नकलचियों को रोकना होगा। इसके लिए हम सबको संघर्ष करना होगा। इसलिए सख्त से सख्त गैर जमानती कानून, जिसकी मांग सबसे पहले हमने की थी, जिसके लिए अनशन के दौरान सरकार ने घोषणा की थी, हमने माना कि हमारे संघर्ष की बड़ी जीत हो गई, लेकिन वो जीत अभी नहीं, अभी बाकी है, क्योंकि इसका अध्यादेश आना भी बाकी है, आदेश जारी होना भी बाकी है, और इसमें सुधार होना भी बाकी है, क्योंकि इसमें फर्जी डिग्री, डिप्लोमा, दिव्यांग सर्टिफिकेट के साथ इनकी संपत्ति जब्त करने का भी मामला शामिल किया जाए। इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। और हेल्पलाइन नंबर, स्थायी हेल्पलाइन नंबर भी जारी की जाए, जो चीज मैं पहले लाइव में बोल चुका हूं, इसके बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन इस सब के खिलाफ एक अभियान हम 21 तारीख से सदस्यता अभियान और युवा जागृति अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि साथियों हमें मजबूत बनाना होगा। हम सबको मिलकर इस संगठन को और युवाओं की इस अभियान को मजबूत बनाना होगा। सरकार तक, राजनीतिक पार्टियों तक मजबूती से आवाज पहुंचानी होगी कि हमने मांगे नहीं मानी तो 2023 में बड़ा नुकसान होगा। तो फर्जीवाड़ा रोकने के लिए, नकलची को रोकने के लिए और कानून लाने के लिए, बाहर राज्य का कोटा समाप्त कराने के लिए, राजस्थान के बेरोजगारों को उनका अधिकार दिलाने के लिए आज जो रिपोर्ट आई है कि 2 नंबर पर राजस्थान का नाम आ रहा है, भैया आएगा, 1 नंबर भी आएगा, क्यों नहीं आएगा? उड़िया में जाओ तो उड़ीसा में जाओगे तो उड़िया भाषा आनी चाहिए, कर्नाटक में कन्नड़ आनी चाहिए, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, बिहार में स्थानीय निवासी होना चाहिए। अलग अलग राज्यों में वहां के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए शैक्षणिक योग्यता, स्थानीय निवासी और स्थानीय भाषा के आधार पर लोगों को, हमारे राजस्थान के अभ्यर्थियों को रोकने की कोशिश, वहां उनको बढ़ावा दे रहे अपने लोगों को। यार बाबा जी का भंडारा कोई भी आ जाए 50% में, यहाँ नुकसान पहुंचाया जा रहा। तो ये सबसे बढ़िया है। इसके लिए भी हम सबको मिलकर आवाज उठानी होगी, जिससे राजस्थान के बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाए, राजस्थान के बेरोजगारों को ज्यादा नंबर आए। जिसलिए अब जो बेरोजगारी प्रतिशत दर जो 27 बताई गई राजस्थान 2nd नंबर पर, तब हटेगा जब राजस्थान के बेरोजगारों को ज्यादा मौका मिलेगा। इसके लिए हम सबको मिलकर लड़ाई लड़नी होगी और संगठन को मजबूत बनाना होगा और हजारों की संख्या में आकर आवाज बुलंद करनी होगी कि बाहरी राज्यों को कोटा के समाप्त, पेपर लीक, फर्जीवाड़े सब समाप्त हो और गैर जमानती कानून आए और सब लोगों को जेल होनी चाहिए। इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे साथियों हम सब मिलकर। इसके अभियान की शुरुआत क्यों करनी पड़ी है, क्यों घोषणा की मैंने? इसलिए क्योंकि हम सबको मिलकर इसको रोकना होगा। ये गैर जमानती कानून, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को पहले लाइव में बता दिया था कि क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या सारी चीजें। मैं इसको विस्तारपूर्वक नहीं बताऊंगा, पहले आप लोगों को बता चुका हूं। टीडीसी शिक्षक भर्ती 2012 अधिक अंक वाला मामला जो सुप्रीम कोर्ट में, इस संबंध में एक बार सुनवाई की तारीख होगी, उसके बाद हम मिलेंगे। फिर इस पे हम सब मिलकर जो हम चाह रहे हैं, कई अभ्यर्थी मुझे मिले हैं, सतीश कुमार के साथ श्याम भाई और कई लोग मिले थे। तो मैं कोशिश कर रहा हूं उन अभ्यर्थियों के लिए जो कई सालों से इंतजार कर रहे हैं, जिनकी उम्र भी हो चुकी है। तो मैं मेरा प्रयास बेहतरीन करूंगा। आपका चेहरा भी याद है, आपकी हर दुख और पीड़ा याद है, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। साथियों, युवा बोर्ड अब कोई लोगों को पता ही नहीं है। अब मैं आप सब युवाओं को बताना चाह रहा हूं, जब हमने कांग्रेस को समर्थन दिया था, जब राहुल गांधी जी से मुलाकात की थी, जब सैकड़ों की संख्या में पीसीसी सचिन पायलट जी से मुलाकात की थी, तब हमने घोषणा पत्र में डलवाया था कि युवाओं के लिए युवा बोर्ड या कोई ऐसा स्थान होना चाहिए जहां बेरोजगार अपनी बात रख सके, अपनी पीड़ा रख सके कि मेरी भर्ती लंबी तक, आज आखिरकार बेरोजगार जाए तो कहां जाए। तब उन्होंने घोषणा पत्र में डाला था, पढ़ लेना सब लोग, मैंने खुद ने डलवाया था, युवा बोर्ड बेरोजगारों की समस्याओं का नीति निर्धारण करेगा। आज राजनीतिक नीतियों की घोषणा होने वाली है। तो मैंने मांग की है, मैंने पीसीसी में भी ज्ञापन दिया था जाकर
कि युवा बोर्ड हमारे किसी बेरोजगार शिक्षित बेरोजगार को दिया जाए, उसका अध्यक्ष बनाया जाए, जिससे बेरोजगार अपनी बात रख सके। मैंने इसमें यह भी लिखा था मुझे छोड़कर, मुझे नहीं बनना, क्योंकि मैं इसकी मांग करता ना तो लोग कहते हैं उपेंद्र यादव अध्यक्ष बनना चाहता तब मांग की, तो स्पष्ट मैंने लिखा मुझे छोड़कर किसी को भी। अरे हमारा कोई भी शिक्षित बेरोजगार भाई अध्यक्ष बन जाएगा तो कम से कम हमारा बेरोजगार भाई वहां जाकर अपनी भर्ती संबंधित पीड़ा रख पाएगा। सीधा कम से कम सीएम से तो मिलवा देगा, कम से कम मंत्री से तो मिलवा देगा, अधिकारियों से मिलवा देगा, कम से कम उनकी समस्याओं को हल करवाने की कोशिश तो करेगा। इसलिए युवा बोर्ड की मांग हमने की थी, घोषणा पत्र में भी डलवाया था। बेरोजगार बोर्ड की मांग की थी, लेकिन उन्होंने ये कहा था बेरोजगार बोर्ड या बेरोजगार आयोग तो नहीं बनेगा, लेकिन युवा बोर्ड हम लोग बेरोजगारों की समस्याओं के लिए बेरोजगारों को दिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं दिया। इसलिए मैंने कल परसों ज्ञापन देकर मांग की थी, मेरे लिए नहीं की थी। मैं वादा कर रहा हूं, मैं वचन दे रहा हूं, मैं वादा कर रहा हूं, मैं वचन दे रहा हूं, मैं नहीं बनूंगा, क्योंकि मैंने 10 साल संघर्ष किया है, क्योंकि मैं युवा बोर्ड के अध्यक्ष बनने के लिए संघर्ष नहीं किया, आप लोगों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया, क्योंकि कल मेरी मेहनत और मेरे संघर्ष पर सवाल उठे। इसलिए मैंने मांग की युवा बोर्ड बेरोजगार प्रतिनिधि को दिया जाए, जिससे हमारा बेरोजगार वहां बात रख सके। आप लोगों के लिए मैंने मांग की थी, लेकिन फिर भी जो राजनीतिक आकाओं के चेले चमचे ट्वीट करेंगे उपेंद्र यादव, इसलिए मांग की खुद के लिए। मैं कह रहा हूं मेरा वीडियो नोट करना, ये रिकॉर्ड रखना, ये मेरे फेसबुक यूट्यूब सब जगह रहेगा, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन युवा बोर्ड होना चाहिए जिससे मेरा बेरोजगार वहां बात रख सके, वो मुख्यमंत्री से मिल सके, अधिकारी से मिल सके, कह सके कि मेरी भर्ती नहीं हो पा रही, क्यों नहीं हो पा रही, क्यों विज्ञप्ति नहीं आ पा रही, क्यों परिणाम नहीं आ पा रहा, क्यों पेपर लीक हो रहा है, क्या हुआ भजन लाल का, क्या हुआ बीकानेर से पकड़े गए उन अपराधियों का जिन्होंने पेपर लीक किया था, ऐसा आएगा कोई पूछ सके। आज पूछने के लिए कोई स्थान है क्या, कोई प्लेटफॉर्म है क्या? इसलिए मैं मांग कर रहा था, सारी मांगे वाजिब है, आपके हित में कर रहा हूं। बाहरी राज्यों का कोटा खत्म होगा तो आपको फायदा होगा, युवा बेरोजगार बोर्ड आप लोगों के लिए रखा जाएगा तो आप अपनी बात रख पाओगे, गैर जमानती कानून आएगा तो भर्ती परीक्षाएं बचेगी। यार ये राजनीति है क्या? इतने अच्छे काम, अच्छी मांग आप लोगों के लिए कर रहा हूं, कई लोग उपेंद्र यादव राजनीति कर, अरे तुम में दम है तो तुम कर लो, तुम लड़ लो, मैं तो चैलेंज दे रहा हूं, लेकिन हम घर से निकलना नहीं चाहते, उपेंद्र यादव की टांग खींचना चाहते, लेकिन राजस्थान के लाखों बेरोजगार मेरे साथ है, ये तो आपने देख लिया होगा। इसलिए वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि लगातार मैं संघर्ष कर रहा हूं, आवाज उठा रहा हूं और लगातार उनके लिए संघर्ष करता रहा हूं। लेकिन ये मांगे पूरी होती है तो दोस्तों मेरे प्रदेश के युवा बेरोजगार को सही समय पे न्याय मिल पाएगा और खुशियां मिल पाएगी। साथियों, मैं कुछ देख रहा था, किरोड़ी बैंसला जी बीमार हैं, जो गुर्जर समाज के लिए एक योद्धा हैं, जिन्होंने उनको आरक्षण दिलाने में पूरी भूमिका उनकी थी। मैं उनसे मिलने चला गया, कुछ लोगों ने कहा कि राजनीति, यार किसी सम्मानीय आदरणीय व्यक्ति से मिलना, उनका हालचाल पूछना क्या गलत है? ये मेरे माता पिता ने मुझे अच्छे संस्कार दिए कि बड़ों का सम्मान करना। आज मैं उनके हालचाल पूछने, उस पर लोग ट्वीट कर रहे थे कि ये तो राजनीति है, वो तो पूछने चले गए। आदरणीय सम्मानीय व्यक्ति, उन्होंने बहुत त्याग तपस्या की है समाज के लिए, गुर्जर समाज के लिए तपस्या की होगी, लेकिन उससे अन्य समाजों को भी शिक्षा मिली कि संघर्ष कभी विफल नहीं होता, संघर्ष का फल मिलता। आज उन्होंने एक इतिहास रचा था। ऐसे आदरणीय व्यक्ति से मिलना कोई गुनाह नहीं, मैं मिल के आया। हनुमान बेनीवाल जी हैं, मुझे व्यक्तिगत जो संपर्क और उनसे जो कई सालों से है, मैं उनसे मिल के आया, मुलाकात करके आया। बोले हनुमान बेनीवाल जी से मिल के आ गया। अरे मिलना गुनाह है क्या? मैं तो और लोगों से मिलूंगा। व्यक्तिगत संपर्क भी है। मैं उनसे कई बार, जब मैं बीजेपी कार्यकाल में जब मैं धरना प्रदर्शन कर रहा था, वो विधानसभा में हमारे बेरोजगारों कई मामले उठाए। जहां मुझे मिलना पड़ेगा हर व्यक्ति से मिलूंगा। इनको राजनीति से ना जोड़े प्लीज। हर चीज को यार आप सवाल उठा दीजिए। जो मौत और अपनी जिंदगी से जो जूझ रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है, उन व्यक्ति से मैं मिलने गया हूं कि मनोकामना की, तो उसके लिए सवाल उठाए, गलत बात है यार। लेकिन सुधरे नहीं, आदत है। एक कहावत है ना, कुत्ते की पूंछ टेढ़े की टेढ़ी रहती है। आदत है, कोई दिक्कत नहीं, कहते रहिए, मेरे क्या फर्क पड़ेगा। साथियों, पशुधन सहायक की, वनरक्षक, वनपाल, प्रयोगशाला सहायक, इनकी भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी हो और इसके लिए लगातार हमारा प्रयास जारी है। एक चीज और बता दूं, सीएटी की वजह से टीआरए सहित कई भर्ती प्रक्रियाएं अटक गई थी। टीआरए के लिए लगातार कॉल और मैसेज आता है। मैं कार्मिक जो सचिव है, प्रमुख सचिव है हेमंत गेरा जी, आईएएस अधिकारी, उनसे मैं मिल के आया था और उन्होंने मुझे कहा था कि जो 2019-20 की जो भर्ती है, 21 की जो भर्ती है, हम कोशिश करेंगे। आपने अच्छी मांग उठाई है, इस पर हम गौर कर रहे हैं, इसको मैं भिजवाऊंगा, मुख्यमंत्री जी तक भिजवाऊंगा कि जो पहले की भर्तियां हैं,
मैंने तो यह कहा सीएटी को लागू ही मत करो यार, आप वो करवाओगे फिर मेन एग्जाम कराओगे तो ये अब एक भर्ती ही, एक एग्जाम ही सही समय पे नहीं हो रही, दो एग्जाम कैसे सही समय पे हो पाएगी। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था जो टीआरए भर्ती से संबंधित अन्य जो भर्तियां हैं जो सीएटी के अंदर आती है, जिसकी वजह से वो भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी नहीं हो पा रही, उन अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। मुझे उन्होंने कहा था कि मेरी कोशिश रहेगी, और कोशिश क्या ये हम कर देंगे कि सीएटी को बाद में जब नियम बन के आ जाएंगे तब लागू करेंगे, तो नई भर्तियों के लिए लागू कर देंगे। जो पहले जो 19, 20, 21 की जो भर्तियां जिनकी विज्ञप्तियां जारी नहीं हो पाई, उनको सीएटी से हम बाहर करके उनकी विज्ञप्तियां जारी कर देंगे। तो साथियों, टीआरए और जो अन्य भर्तियां सीएटी की वजह से अटकी पड़ी थी, उनके लिए अच्छी खबर है, इस पर जल्दी राहत मिलेगी। मैं खुद मिलकर आया था हेमंत गैरा जी से, और मुख्यमंत्री जी के नाम भी सीएमओ में सीएम सचिव को ज्ञापन सौंपा था। वहीं जो कनिष्ठ अनुदेशक के संबंध में वीडियो डाल ही दिया था, कॉलेज में कनिष्ठ अनुदेशक के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं, जो नियम की अधिसूचना जारी होगी उसके पास विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी करवाने के। लैब टेक्नीशियन के 120 अभ्यर्थियों के लिए साथियों मैं आज गया था, आज वैभव गलेरिया जी से मुलाकात नहीं हो पाई, कल मिलूंगा क्योंकि वो मीटिंग व्यस्त थे, तो जल्द से जल्द आदेश जारी करवाने की कोशिश करूंगा। स्कूल व्याकरण 600 निवासी। अब सवाल है, शिक्षा मंत्री जी गोविंद सिंह डोटासरा जी ने वादा किया था, 2 बार घोषणा की थी, अधिकारी आनाकानी कर रहे हैं। अब देखते हैं इस लड़ाई में जीत गोविंद सिंह डोटासरा जी से पीसीसी चीफ की होती है या अधिकारी की होती है। मैं तो मानता हूं दबंग है डोटासरा जी, कहते हैं कि वो कहते हैं वो करते हैं, और अब देखते इस लड़ाई में कौन जीतते हैं। लेकिन ये जरूर है कि 600 निवासी पदों के लिए मैं भी अंतिम क्षण तक लड़ूंगा। अभी जिस प्रकार पीसीसी चीफ और पूरे शिक्षा मंत्री जी के जो बयान है, जो उनके अभी विचार है इस संबंध में पॉजिटिव है, इसलिए मैं चुप हूं। और माननीय शिक्षा मंत्री जी, पूर्व शिक्षा मंत्री जी और पीसीसी चीफ इस मामले को भूल जाएंगे, नहीं करेंगे तो मैं भी पीछा नहीं छोड़ूंगा। सोशल मीडिया हर जगह याद दिलाऊंगा कि आपने वादा किया था कातर सभा में घंटी बजेगी, कब घंटी बजेगी, हर मीडिया हर जगह आवाज उठाऊंगा, क्योंकि वादा किया था, वादा आपको पूरा करना होगा। पीसीसी साहब, आपने वादा किया था, मुझे पूर्ण विश्वास है आप वादा पूरा करोगे। आपने विद्यार्थियों को भी कहा है कि मैं मेरा वादा पूरा करूंगा, और मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूं लगातार। अभी कल मिला था तो कल भी मैंने याद दिलाया था कि ये 600 निवासी के अभ्यर्थी अभी भी संघर्षरत हैं, और 11 जनवरी को जिप्रो आने के लिए कह रहे हैं। तो इसके लिए आप 600 निवासी घबराए मत, जिद्दी में पक्का हूं, 600 निवासी भी आएंगे और आपके घरों में खुशियां भी आएंगी। सेकंड ग्रेड 2016 भैया आपके सूची के लिए यहां से अनुमति दिलाकर बीकानेर से जो भिजवाना था आरपीएससी भिजवा दिया। थोड़ा सा प्रयास आप भी दे दो, धरना बैठ जाओ, मैं भी आ जाऊंगा, लगा दो टेंट, गाड़ दो सामने। आरपीएससी की स्थिति है बिना धरना प्रदर्शन किए वो कुछ करते ही नहीं है। हालांकि कल मैं अधिकारियों से, शिव सिंह राठौड़ जी से बात करने की कोशिश करूंगा, कल बात करते हैं इस संबंध में। साथियों, अब मैं रीट 2021 में पद बढ़ाने सहित उसमें चर्चा करना जरूरी है कि काफी लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं कहना चाह रहा था, अभी आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी ने बेरोजगार संघ पर के लिए बोला कि ये गैरवाजिब मांग करते हैं, केवल रीट के लिए। सब पता है उनको, जब मैं आपके धरने पे जा रहा था, आपको बीडी कल्ला जी से मिलवाया था, मुख्यमंत्री जी से मिलवाया था, उनके अधिकारियों से मिलाया था, पूरा सपोर्ट करा, उनको सब पता है। तभी बेरोजगार संघ पर हमला बोला कि बेरोजगार संघ गैरवाजिब मांग करता है। इधर ये नाराज हो रहा है, कमेंट करे उपेंद्र यादव ने धोखा दे दिया, साथ नहीं दिया, इधर तुम नाराज हो जाओ, उधर मुख्यमंत्री जी भाई मारा गया मैं बीच में। अरे सच जाने की कोशिश करिए, आपका साथ कब कैसे नहीं दिया। साथियों, रीट को लेकर लगातार आपका धरना प्रदर्शन जारी है। जो तमाम लोग जो घर बैठे हैं, जो धरने पे बैठे हैं, इस लाइव को आप ध्यान से जरूर सुनना, देखना। साथियों, जब हमारा 14 अक्टूबर से आंदोलन शुरू हुआ, 14 नवंबर के बाद आपके लोग आए कि पद बढ़ाने की मांग में हम आपके साथ शामिल होने चाहते हैं। उस समय 2, 4, 5 लोग ही आए थे, मैंने कहा स्वागत है, अब आ जाइए। मीडिया में प्राथमिकता के साथ उनकी मांग उठाई, वहां मौजूद थे देवेंद्र शर्मा शायद वो लड़का और उसके साथी कई लोग आए थे। वो बैठे, जब हमने सब्जी मंडी लगाई तो वो शामिल थे, और उसकी आज तक बड़े बड़े न्यूज चैनलों पर खबर भी चली होगी। 44 दिन तक हम जयपुर में बैठे रहे, हमें लगा कि हमारी मांग नहीं सुनी जा रही। हमने अल्टीमेटम दिया कि हम लोग लखनऊ जाएंगे, और यहां से लखनऊ के लिए हम निकल गए। साथियों, लखनऊ जब हम पहुंचे तो क्या है कि हम गार्डन, जब पहले कार्यालय गए, वहां धक्का मुक्की सारा सीन नजर आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि 5-6 लोगों का मुख्यमंत्री जी से मिलवा देंगे, आप लोग यहाँ से चले जाए। तो उसके बाद हम लोग चले गए इको गार्डन में।
इको गार्डन में गए तो हम फ्री थे, मैं भी फ्री था, मैं गिनती कर रहा था, मैंने गिना 16 रीट के हैं, 32 नर्सिंग भर्ती के हैं, अलग अलग भर्तियों के सारी गिनती में कर रहा था। तो फिर जैसे मुख्यमंत्री जी का बयान आया, वापस वहां जाकर बैठ के लगातार हमारा संघर्ष जारी था और लगातार ये सारी मांग सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी मांग भी जारी थी, पदों की संख्या बढ़ाए, तमाम बेरोजगारों की मांगे जारी थी। साथियों 3 तारीख को जब लगातार, क्योंकि संख्या कम होती जा रही थी, संघर्ष लंबा हो गया, 53 दिन का हो गया था, वहां 6 दिन 7 दिन हो चुके थे। तो देवेंद्र कह रहा मैं भी जा रहा हूँ और मुकेश भी कह रहा मैं भी जा रहा हूँ कि मुझे यूनिवर्सिटी में, यानी कि हर्ष भी था, को टोटल वहाँ 6 लोग थे। मैंने पहले भी कहा था आपने 6 लोग कैसे बता दिया, तो आप अपने साथी हर्ष और उनको पूछ लीजिए, मुकेश देवेंद्र को। तो 6 में से 4 लोग जा रहे, 2 लोग बच रहे थे। ऐसे में अचानक हमारे पास संदेश पूछा कि मुख्यमंत्री जी से आपकी वार्ता हो जाएगी, आपको बुलाया जा रहा, आपकी मांगों को पूरा कर दिया जाएगा। जैसे ही मैसेज आया तो मैंने एक एक डेलीगेशन को, चाहे वो रीट का हो, चाहे नर्सिंग भर्ती का हो, चाहे वो 2012 का हो, चाहे वो स्कूल व्याख्याता का हो, करीब 6-7 भर्तियों के रीट 2018 डेलीगेशन से मैंने एक एक व्यक्ति को बताया कि साहब मैसेज आया है, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगी और हमें बुलाया जा रहा है और ये कह रहे हैं कि अधिकतर मांगे आपके पूरी कर देंगे। तो हमारे साथियों ने कहा कि शायद हमें बुला ले, गिरफ्तार कर ले, कैसे क्या करे। मैंने कहा आप बताओ। हमने कहा कि लिखित में वो आदेश भेजे बुलवाने का और हमारे प्रतिनिधियों का नाम आना चाहिए कि हमारे साथ धोखा नहीं हो जाए। मैंने उन सबको, ये मेरा लाइव है, शायद वो लोग वहां मौजूद थे, उनको पता होगा और आप उनसे पूछ लेना, मैं कभी झूठ नहीं बोला। मैंने सबको कहा मेरी इच्छा तो यही है कि यहाँ रुके, संख्या बढ़ाओ, हम मिलके ही जाएं और लिखित में लेके जाएं कि हमने 53 दिन संघर्ष किया, तो यहाँ जाने का कोई चित्त नहीं होगा। एक एक नर्सिंग वालों को मैंने स्पेशल पूछा, नर्सिंग बहनों को मैंने तो स्पेशल ये कहा कि बहनों आपका काम प्रियंका गांधी से मुलाकात होगी तभी हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री से पहले मिले लेकिन अधिकारी गुमराह कर देते हैं, लेकिन यहाँ से सीधे निर्देश जाएंगे तो ही आपकी भर्ती हो पाएगी, मेरे हिसाब से नहीं हो पाएगी, आप संख्या बढ़ाइए। मैंने हर व्यक्ति को कहा कि यहाँ रुकने में फायदा, लेकिन हम लोगों को संख्या कम नहीं करनी, बढ़ानी। तो सब लोगों ने कहा कि जब मुख्यमंत्री जी बुला रहा है तो हमें चलना चाहिए, संख्या हमारी लगातार कम होती जा रही है और लंबा समय हो गया था, खाने आर्थिक कई जो समस्याएं उनकी थी, मैं नहीं कह रहा कि वो छोड़ के आ गए। सबकी सहमति के बाद ही हमने लखनऊ से जयपुर आने का निर्णय लिया। मैं मुख्यमंत्री जी से, आपके 5-6 लोगों में से, मैं धरना स्थल पे पूछा कौन जाएगा, हर्ष जाएगा, बोले नहीं बसंत जाएगा। जहां धरना स्थल पे आपके साथियों ने चुना रीट का अभ्यर्थी बसंत कुमार शर्मा, उसको मैं साथ ले गया। मुख्यमंत्री जी से मैंने मिलाया, मैं साहब ये रीट का अभ्यर्थी, आपने फोटो देखी, मैं इशारा कर रहा था, ये मैंने बात रखी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं अधिकारी से बात करूंगा। साथियों प्रयोगशाला सहायक भर्ती के लिए 7 दिन के लिए कहा था, एलडीसी के लिए कहा था, तमाम कई भर्तियों को लेकर वहां पहले अधिकारियों से मीटिंग हुई थी और फिर मुख्यमंत्री से मीटिंग हुई थी। अधिकतर भर्तियों पर सहमति जत गई और सहमति जत चुकी थी और उन्होंने जो अधिकतर लोग थे, सारे लोग बोले कि भैया हमारा काम हो रहा है और हम लोग, वो लखनऊ से आ गए तो आंदोलन खत्म हो गया था, 53 दिन से सबका आंदोलन चल रहा था। तो सबकी सहमति के बाद मीडिया में हमने कहा कि आंदोलन हमारा समाप्त, स्थगित हो चुका है, खत्म नहीं स्थगित हो चुका है और हमारी मांगों के लिए सरकार ने ये कहा। आपने देखा होगा प्रयोगशाला सहायक भर्ती का सूची जारी हो चुकी है, पंचायत राज एलडीसी अंतिम स्तर पर है, टेक्निकल हेल्पर भी अंतिम स्तर पर है, कंप्यूटर भर्ती की स्थिति आपने देखी होगी, जैन भर्ती की 21 पदों पर फाइल चली गई, जो मांगों के लिए जो सहमति बनी थी, ठीक है। रीट 2018 में आज सरकार की तरफ से एडवोकेट किया था, 10 तारीख को शायद वो भी फाइनल हो जाएगा। अधिकतर हमारी वो मांगे जो समझौता हुआ वो मांगे हो रही थी। जैसे ही 5 तारीख को मुख्यमंत्री जी से मिले, मैं 7 तारीख को धरना स्थल पे गया तो मेरे पास एलडीसी सहित कई लोगों के फोन आ गए कि भैया आप लोग जाके धरने पे बैठ गए वापस। तो कहने के हमारी भर्ती जो हमने संघर्ष किया, हम फरवरी में बैठे, वो लोग जो जैसे पंचायत राज एलडीसी है, प्रयोगशाला सहायक है, टेक्निकल हेल्पर है, ये 600 निवासी है, नर्सिंग भर्ती, ये तमाम भर्ती के लोग फरवरी में भी आंदोलन में शामिल थे। ऐसे नहीं कि इस आंदोलन से इनका काम हुआ, फरवरी में भी हमने 9 दिन तक महापड़ाव दिया था, रात को 12 बजे 23 फरवरी को ये मंत्री आए थे, उससे मैं समझौता हुआ था। देखो संघर्ष कितना लंबा करना पड़ता है, बहुत दुखी परेशान हुए। उसके बाद फरवरी के बाद तो मार्च में हम उपचुनाव में भी बगावत कर दी थी, वहां प्रत्याशी उतारे थे, अप्रैल में फिर मुख्यमंत्री जी समझौता हुआ। तो अप्रैल के बाद देखो अब अक्टूबर आ गया था, इनकी मांगे इतनी लंबी तो लोग पीड़ित और दुखी थे। अब इनको पहली बार जब वार्ता हुई सकारात्मक, इनको लगा कि अब हमें खुशियां मिलने वाली, तो ये परेशान दुखी थे और ये थे कि भाई साहब आप चले गए वहां बैठ गए तो सरकार हमारे सारे मामलों को रोक देगी और हमारे साथ बुरा हो जाएगा। कई लोगों ने कहा कि हम आत्महत्या कर लेंगे। तो मैंने कहा कि भैया मैं वादा करता हूं, मैं आपके साथ हूं, मैं वहां धरने पे नहीं बैठूंगा,
मैं धरना स्थल पे पहुंचा साथियों। तमाम लोग, अभिभावक, तमाम मीडिया के अभ्यर्थी, मीडिया के लोग और युवा बेरोजगार अभ्यर्थी जो रीट में पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, वो मेरा लाइव देख रहे हैं। साथियों, हर सच आपके सामने मैं रख रहा हूँ। 7 तारीख को मैं पूछा, जहां हमारा महापड़ाव जारी था, आंदोलन जारी था, वहां 200, 150, 200 लोग बैठे हुए थे। कुछ लोग सामने की तरफ महेंद्र शर्मा के पास बैठे हुए थे, वहां बैठे हुए थे। तो मैंने कहा, मैंने सारी परिस्थिति रख दी। मेरे साथियों, मेरे सामने ये दिक्कत है कि हमने आंदोलन समाप्त कर दिया, क्योंकि मेरे ऊपर आरोप लगाए गए थे। कांग्रेस के कई नेताओं ने आरोप लगाए थे मैं बीजेपी का हूँ, बीजेपी कहने पे गया है। तो साथियों, मेरे सारी चीजें वो ध्यान में थी कि मैं वापस जाके धरने पे बैठ जाऊंगा तो कहेंगे जब मुख्यमंत्री जी ने बुलाया, वार्ता कई भर्तियों के लिए निर्देश अधिकारियों को दे दिए, काम होने वाला, फिर ये धरने बैठ के, इसका मतलब ये बीजेपी का है। और मेरे बेरोजगारों के जो और लोग थे जिनकी समस्या, वो रो रहे थे कि हमारी भर्ती अटक जाएगी। तो उनकी समस्या देखते मुझे पता है कि कहीं ना कहीं मुझे साबित कर दिया जाएगा और कहीं ना कहीं भर्तियां और अटक जाएगी। मैंने सारी बातें उनके सामने रखी कि दोस्तों, मैं आंदोलन नहीं कर सकता यार। जो राजनीति करने वाला जो कोई भी व्यक्ति होता ना, कोई भी व्यक्ति होता, वो भीड़ के देखकर कहीं भी कूद जाता है। मैं राजनीति नहीं करता, हर बेरोजगार के लिए जी जान लगाता हूँ यार। आप सोचिए, अनशन करना पड़ता है तो अनशन मैं करता हूँ, लाठियां खानी पड़ती है लाठियां मैं खाता हूँ, बूट पुलिस करनी पड़ी है, अर्धनगर प्रदर्शन करने वाला लखनऊ जाना पड़ा, हर बेरोजगार के लिए मैं किया। सर्दी में सोना है तो मैं सोया, हर बेरोजगार के लिए धरातल पे पहले मैं काम करता हूँ। भीड़ थी, मैंने ये नहीं देखा भीड़ थी मैं फिर बैठ जाऊं मेरा नाम चमका लूं। मुझे राजनीति और नाम चमकाने का शौक नहीं था। मैंने कहा कि मेरी मजबूरी है, उन लोगों के साथ बुरा हो जाएगा, मैं आपके आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर सकता, लेकिन मैं पूरा सहयोग करूंगा। तो सब लोगों ने, 200 लोगों ने सहमति खड़े होकर बोले कि यार भैया, एक निवेदन था, महेंद्र शर्मा जी हमारी बात नहीं मान रहे, इधर आना नहीं चाहते, हमको एक कर दीजिए और हम लोग एक होकर लड़ना चाहते, 2 गुट रहे तो हमारी जीत नहीं होगी। तो मैंने कहा भैया, मैं झुक जाता हूँ, मैं झुक जाता हूँ, मेरे लिए आप पहले हो, आप बड़े हो। मैंने ये बोला, ये शब्द उनके सामने बोले। मैं वहां से उठाया लड़कों को और महेंद्र शर्मा के पास, जो एसएफआई के जो कार्यकर्ता हैं, उनके पास, वो उधर से आगे बीच पे गए, दोनों एक करके मैंने कहा महेंद्र मेरा छोटा भाई है, आगे का संघर्ष ये करेगा। मैं नेतृत्व की चाबी उसके हाथ में देख के आ गया। आंदोलन बढ़ा हुआ, संख्या बढ़ी, बहुत संख्या हो गई, 1500 2000 लोग हो गए। 12 तारीख का प्रोग्राम था, 12 या 13 का जो प्रोग्राम, 12 का था ना, 12 तारीख का प्रोग्राम था कांग्रेस का, 11 का होगा यहाँ शायद। तो वहां संख्या बहुत हो गई। अब महेंद्र शर्मा किन्हीं कारणों से वहां चला गया, मैं नहीं जानता। वो तो आप पूछ रहे किस कारण से गया, मैं नहीं जानता, वो चला गया। आपने वीडियो देखा क्या क्या उन्होंने कहा, किस कारण से गया। लेकिन उस समय मैं कहां गलत हूं? आप लोगों ने कहा कि दोनों ग्रुपों को एक जगह कर दीजिए, एक जगह कर दिए। आप लोगों ने कहा कि आप धरना स्थल पे कभी कभी बीच में आना, मैं आया, एक दिन आया, दूसरे दिन आया। आपके लोगों ने ही वहां कुछ उल्टा सुल्टा कहा कि ये तो सेल्फी खिंचाने आते हैं, राजनीति करें। मैंने आना बंद कर दिया। 12 तारीख को जो घटना हुई सबको पता है, भीड़ इतनी थी, मेरी मजबूरी नहीं होती, मैं लाठी से ना पुलिस से डरने वाला नहीं था, मेरी मजबूरी नहीं होती, उन भर्तियों के बेरोजगारों की खुशियां नहीं होती, उनके भविष्य का सवाल नहीं होता, तो उपेंद्र यादव को हजारों की संख्या की आवश्यकता नहीं है, 200 में भी बड़ा खेल कर जाता। संख्या, पदों की संख्या एक नहीं 10 बार बढ़ानी पड़ती। वो उस दिन इतनी भीड़ थी, लाठी से नहीं डरता कि लाठी खानी तो खाता, मैं वहां से निकलता और जा पहुंचता, रुकता नहीं। लेकिन मजबूरी थी, इसलिए मैंने नेतृत्व नहीं किया। मैं 7 तारीख को सौंप के आ गया। आंदोलन चला, 12 तारीख की स्थिति। फिर रात को मुझे पता चला, कई लोगों का फोन आया कि भाई साहब ये स्थिति होगी। मैं रात को वापस 12 तारीख को उनके शाम उनके पास पहुंचा रात को कि भैया टेंट वाला रजाई देने के लिए तैयार नहीं, मेरी बात करो। मैंने टेंट वाले से बात की, मैं यार रजाई दे दीजिए। उनको मैंने हौसला दिया, मैंने कहा कुछ नहीं, अब 5 लोग कमेटी, मैंने 5 लोगों को तैयार किया कि ये कृष्ण कुमार है, ये कुलदीप है, 5-7 लोगों को मैंने कहा ये नेतृत्व करेंगे, आप यहाँ बैठिए, जितना सहयोग होगा मैं आपके बीच में आता रहूंगा। उन लोगों ने हौसला दिया, उन लोगों ने कमेटी बनाई, वहां बैठना शुरू कर दिया। मैंने कहा मैं नेतृत्व, अभी उस दिन भी मैंने 12 तारीख को ये कहा रात को, मैं नेतृत्व नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी मजबूरी यही है कि मैं धरने पे बैठ गया तो ये साबित कर देंगे इसको आंदोलन से मतलब है, हमने बुलाया, इनकी मांगे पूरी कर रहे हैं और आंदोलन जीवी है, क्योंकि और लोगों के साथ बुरा हो जाएगा। मैंने 7 तारीख को कहा, 12 तारीख को रात को भी कहा कि मैं आपके बीच में आता रहूंगा, पूरा सहयोग करता रहूंगा, लेकिन मैं आंदोलन नेतृत्व नहीं कर पाऊंगा, मेरी मजबूरी है। मैंने कभी छुपाया नहीं, धोखा दिया। वो बैठे, संख्या बढ़ी, मैं इनके बीच में रोज आता रहा। आपने तस्वीरें वीडियो देखा होगा, मैं गया, मेरा फर्ज था। मैं बीडी कल्ला जी से 4 बार मिला, उन डेलीगेशन को मिलाया ले जाके उनके सामने। आपने एक वीडियो भी देखा, एक बार सामने 12 लोगों को मिलाया, जहां विशेष शिक्षक वाले भी आए थे, पीटीआई वाले भी, 3 डेलीगेशन थे।
कुछ लोगों ने क्या किया कि उपेंद्र यादव तो नई भर्ती की मांग कर दिया। उपेंद्र यादव नई भर्ती का विरोध नहीं करा। भैया नई भर्ती का विरोध आज नहीं करा, न कल करूं। मैं किसी बेरोजगार का विरोध, नई भर्ती का विरोध पहले भी नहीं किया, न करूंगा। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि साहब इनके पद मत बढ़ाओ, नई भर्ती मत निकालो। मैंने केवल एक ही मांग रखी, साहब इनके पद बढ़ाओ, ये 50,000 पद बढ़ाने वाले अभ्यर्थी है, दुखिया परेशान है। मैंने सारी चीजें उन अभ्यर्थियों के सामने रखी। और अभी भी शकुंतला रावत जी मुझे सचिवालय मिली, मैंने कहा मैडम सुनिए, आप इग्नोर कर रहे हो, आप मंत्री जी बनते ही बदल गए। बोले ऐसी कैसी बात कह रहे हो? मैं आपके घर पे आया था, आपने बात तक नहीं की। बोले आप बताइए। मैंने कहा मैम इनके पद बढ़ा दीजिए। 50,000 वाले आपके पास पे आए थे, आपने सीएम साहब से मिलवाया भी था, परेशान नहीं। बोले कि उनके 50 कर देंगे, वे 60 की मांग करेंगे, वे 70 को नहीं, आप 50 मत करिए, कम से कम आप 45 कर दीजिए, 40-45 तक करवा दीजिए। बोले मैं आपकी मांग मुख्यमंत्री जी तक मजबूती से रखूंगी। ये शकुंतला राव जी ने मुझे मंत्रालय भवन के सामने सचिवालय में कहा, मैं खुद मिलकर आया था। उन्होंने ये कहा कि फिर दिए तो 60 की मांग करेंगे, 50 करेंगे, फिर 70 में को नहीं, 60-70 भूलिए, 50 भूलिए, आप 40-45 कर दीजिए। कम से कम इन लोगों को जिन्होंने तपस्या की है, संघर्ष किया, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी से मिलती हुई संबंध, ये मुझे शकुंतला राव जी ने कहा। पीसीसी जन सुनवाई में किया, मैंने टीकाराम जूली जी से निवेदन किया, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। जिस दिन घोषणा की गई नई भर्ती की, उसके दूसरे दिन सुबह 11:30 बजे देवाराम जी सैनी जी से मैं खुद मिलकर आया, उनसे निवेदन करके आया। सीएमओ आरती मैम से मैं दो बार निवेदन करके आया। मुझसे जहां मेरी मुलाकात अन्य भर्तियों के लिए होती है, मैं हमेशा आपका जिक्र करता हूं। मैंने ये कहा कि मैं कभी चीटिंग और धोखा देना नहीं सीखा, मैंने हमेशा सहयोग करना सीखा है। स्कूल व्याख्याता का एक आंदोलन था कि परीक्षा तिथि बढ़ाओ, मैं एक बार भी नहीं गया, क्योंकि मैं उस आंदोलन में समर्थन में नहीं था, तो नहीं गया। जिस मांग को लेकर मैं समर्थन में नहीं होता, तो मैं एक बार भी नहीं जाता, ना ट्वीट करता, ना पोस्ट डालता उस संबंध में। आपके लिए मैं हमेशा ट्वीट भी गया, बीच में भी आया हूं, और हर व्यक्ति से, आप बताइए किसी भी व्यक्ति ने इतनी बात करवाने की कोशिश की? मुख्यमंत्री जी से मैंने बात करवाई, कुलदीप राठा जी से मैंने बात करवाई, आरती मैम से मैंने बात करवाई, बीडी कला से 4 बार मिला। हर जगह मैं आपके डेलीगेशन को ले जाकर आपकी मांग को लेकर मजबूती उठाई, बात करवाई। लेकिन लोग, मैं मानता हूं जो लोग भला मुझे मैसेज कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, बहुत कुछ मैसेज कर रहे हैं, अब किसके इशारे पे कर रहे हैं वो नहीं जानता मैं, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ कहा कि आप उपेंद्र यादव, हालांकि उनकी एक चीज है, मैंने पता किया तो कुछ लोगों ने कहा कि हाँ, वो ये कह रहे कि यदि उपेंद्र यादव जी हमारे बीच में होते तो शायद हमारे पद बढ़ जाते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आपका इतना आत्मविश्वास मेरे ऊपर था, लेकिन साथियों मेरी मजबूरी थी, मेरी मजबूरी कारण न आ पाया, ना आ पाऊंगा, आगे भी नहीं आ पाऊंगा। लेकिन मैंने मुख्यमंत्री जी से स्पेशल आप लोगों के लिए समय मांगा है। यदि मुझे समय दिया जाता है, यदि मुझे समय दिया जाता है, तो मैं आपके लिए, मुझे हाथ जोड़ना पड़े, चाहे मुझे पैर पकड़ना पड़े, मैं एक बार फिर आप लोगों के लिए निवेदन करूंगा, क्योंकि शिक्षा विभाग में आज भी पद खाली है। 20,000 पदों पर नई भर्तियों की घोषणा की है, वो हमारे भाई बहन है, चलो उनको खुशियां मिले, अच्छी बात है, अच्छा काम किया, लेकिन कम से कम अभी भी बहुत पद खाली है। 15, आप 20,000 पद नहीं बढ़ा सकते हो, कम से कम 45,000 पद कर दीजिए, इतने पद बढ़ सकते हैं, ये मैं पूरा निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन। जिस भी मंत्री से मेरी मुलाकात होगी, और मुख्यमंत्री जी से मैंने समय मांगा है, मेरी मुलाकात होती है, तो मैं हाथ जोड़कर आपके लिए निवेदन करूंगा। मैं इतना वादा कर सकता हूं, मैं प्रयास कर सकता हूं। हाँ, मैं जिद नहीं कर सकता, हाँ मैं अनशन नहीं कर सकता। एक लड़का कह रहा है कि भाई आ जाओ अनशन पे बैठ जाओ, मेरा ऑडियो वायरल किया उन लोगों ने, क्योंकि यार आप इतने कॉल करोगे, इतने मैसेज करोगे, कई लोग, क्योंकि कई लोग अच्छी सभ्य भाषा में बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमारे साथ राजनीति कर ली, हमें धोखा दे दिया, हमें क्या क्या पता नहीं क्या क्या बोलते थे। इसलिए मैंने कई बार इतना गुस्सा आता है, मैंने धोखा क्या दे दिया? मैंने 7 तारीख को भी ये कहा था, 12 तारीख को भी ये कहा था। हाँ, एक चीज जगह मुझे बुरा लगा, आप गलत हो। कहाँ गलत हूं मैं आपको बता दूं। जब दीपावली दशहरा हम बना रहे थे, मैंने, आपके देवेंद्र ने मेरे वीडियो डाले, आप उनके यूट्यूब चैनल में देख, मैंने खूब कहा भाइयों आ जाओ, भाइयों आ जाओ। मैंने लखनऊ से भी डाले, शायद 200 लोग भी आप लोग आ जाते तो हम लखनऊ से वापस नहीं लौटते। लखनऊ से जब हम लोगों ने सहमति कब बनी कि संख्या कम होती जा रही थी, सब लोगों ने कहा कि हमारे गए, तो 6 लोग थे, बोला हमारे भी 4 लोग जा रहे हैं। लास्ट में सबकी मजबूरी थी, वहां वापस आना पड़ा। काश उस समय समझौते से पहले हमारी भीड़ होती तो परिणाम बहुत कुछ अलग होता, लेकिन उस समय आप आए नहीं। अब समझौता हो गया, आंदोलन खत्म हो गया, अब जाके वहां बैठ जाऊं तो मीडिया भी कह दे कि उपेंद्र यादव कल तो समझौता करके आया था, आज आके बैठ गया, मेरी भी इज्जत नहीं बचती, सवाल उठते। लेकिन और बेरोजगारों के भविष्य, जिनके 9-9 साल बाद उनको न्याय मिलने वाला है, साथियों, उनका भविष्य बचाने के लिए ही मैं नेतृत्व नहीं कर पाया। मुझे पता है कि कई लोगों को ठेस पूछी है, कई अभिभावक हैं, कई परिवार, उनसे मैं माफी चाहता हूँ।
मेरी मजबूरी यही थी। मैंने पहले दिन भी 7 तारीख को भी ये कहा था। आपको लगता है कि ये मैं तब कहता कि मैं आंदोलन का नेतृत्व कर लेता और फिर भाग जाता, तब कहता कि उपेंद्र यादव ने धोखा दे दिया? मैंने तो नेतृत्व समझौता होने के बाद 7 तारीख को ही मैंने मना कर दिया था। आप लोगों ने स्वीकारा था, आप लोगों ने कहा मैं एक जगह कर दो, वो मैंने कर भी दिया था काम। जितनी मदद मुझसे होगी, हालांकि आज आप लोग किसी के बेकाओं में आके कह रहे कि उपेंद्र यादव ने धोखा दे दिया, गालियां दे रहे हो, कई चीजें कह रहे हो, लेकिन दिल पर हाथ रखिए। जो 90-10 वाला जो मामला था, जो रीट लेवल 2 में वेटेज वाला जो मामला था, 70-30 वाला था, आज 90-10 हो रहे हैं, क्योंकि फर्जी बीए की डिग्रियां लाके लोग जो परसेंटेज के माध्यम से लोग नौकरियां लग रहे थे 2016 में, लोगों के साथ कितना बुरा हुआ था। आज वो 90-10 हो चुका है, वो भी आपके भाई के संघर्ष के बदौलत। उस चीज को सब भूल जाएंगे, उस चीज को सब लोग भूल जाएंगे, अच्छे काम को सब भूल जाएंगे। बीएसटीसी के भी अभ्यर्थी बहुत गालियां दे रहे हैं, ठीक है यार, आपने कहा, लेकिन ये चीज भूल जाना कि मैं उन बीएड भाइयों ने भी मुझे भला बुरा कहा, तो उस समय मैंने आपका खुला साथ दिया था। लेकिन हालांकि अब मैं न बीएड न बीएससी किसी के पक्ष में नहीं हूं, जो निर्णय करेगा न्यायालय करेगा, लेकिन मैंने आप लोगों को साथ दिया था। लेकिन आज एक पद बढ़ाने के चक्कर में नेतृत्व करना नहीं, अब भला बुरा कहने लगे, दिए कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन तुम पछताओगे कि एक सच्चे इंसान के लिए अपने सवाल उठाया, कुछ बोला। हालांकि बहुत लोगों का समर्थन प्यार मुझे मिलता रहा, आपने देखा 38% पूरे राजस्थान से मुझे प्यार मिला था। और जो आगे बढ़ता है, जो सच के लिए काम करता है, उसके कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि अग्नि परीक्षा तो देनी पड़ती है, मैं दूंगा कभी। आज पूरा ऐसे ऐसे लोग, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन आज वो मुझे खत्म क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि ना मैं झूठ बोलता हूँ, ना बेवकूफ बनाता हूँ, ना राजनीति करता हूँ। और कई लोग ऐसे भी हैं, मुझे मैं विशेषकर कई मीडिया के साथियों के लिए भी है, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी है, तमाम राजनीति नेताओं के लिए भी है, और तमाम युवाओं से मैं निवेदन करना चाहूंगा। साथियों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुद भर्तियों के नाम पे युवाओं से पैसे लेकर उनको लूटने का काम करते हैं और मुझे बदनाम करने, क्योंकि उनको पता है कि उपेंद्र यादव काम कर रहा है। उपेंद्र यादव 2100 की जेईई भर्ती भी निकलवा देगा, पीएचडी की भर्तियां भी निकला देगा, टेक्निकल हेल्पर, कंप्यूटर भर्ती, प्रयोगशाला सहायक, एलडीसी, सारा काम कर रहा है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड पीटे, ये सारा काम करके बेरोजगारों को काम करके और पूरी जनता को जवाब दे रहा है कि उपेंद्र यादव काम कर रहा है। तो उपेंद्र यादव गिरा नहीं पाएंगे, उससे ऊपर उठ नहीं पाएंगे, तो अब क्या करें? उपेंद्र यादव को बदनाम कर देते पैसों का आरोप लगा के। साथियों, यदि किसी भर्ती की, मैंने ये कहा कि मैं भर्ती करवा दूंगा और मुझे इतने पैसे चाहिए, पैसे दे दीजिए, यदि कोई साबित कर दे तो वो कहे वो करने के लिए तैयार हूं, लेकिन हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरे नाम पर किसी को भी भर्ती के नाम पर पैसे नहीं दे। और कोई ये व्यक्ति यह कहे कि उपेंद्र यादव ने यह कहा कि मैं भर्ती के नाम पे पैसे लेकर भर्ती करवा रहा हूं, तो प्लीज ऐसे लोगों को कहिए रुकिए, मैं लाइन पे लेता हूं उपेंद्र यादव को, मेरी बात करवाइए, या मेरे सामने ऑफिस लेके आए। लेकिन उनकी दम नहीं है कि वो सामने आ पाए, क्योंकि उनका एक ही है कि उपेंद्र यादव गिराए, किसी काम से गिरा नहीं पाए तो बदनाम करने पे लग गए। और जो लोगों को जो सवाल है, अब एक देख ट्रू कलर पे नाम आ रहा है, शिक्षा निदेशक बीकानेर, देख लीजिए। अब ये लड़का ही होगा कोई, किस पे आता है? राजस्थान सरकार, पता नहीं यार क्या क्या लिख के, यार क्या क्या करते हो तुम लोग। लेकिन साथियों, रीट के जो अभ्यर्थियों को मैं वंस अगेन एक बात और कहना चाहूंगा, मैंने मुख्यमंत्री जी से समय मांगा है, यदि समय मिलता है तो मुझे हाथ जोड़कर पैर पकड़ के निवेदन करना पड़े, मैं करूंगा आप लोगों के लिए, कोशिश कर रहा हूं। मैं जहां भी, कल भी मैं सीएमओ गया था, आपकी मैंने चर्चा की, जहां भी मंत्री से मिलता हूं मैं एक बार फिर आपकी बात रखता हूं। मैं पीसीसी में भी गया, जन सुनवाई में आपकी बात रखा, मुझे आपकी पीड़ा दर्द पता है। 3 साल बाद भर्ती हुई है, अपेयरिंग वालों को शामिल किया, कॉमर्स वालों को शामिल किया है, पेपर लीक भी हुआ है, वजहलाल पकड़ा गया, मैं सारी चीज समझता हूँ, मैं पीड़ा समझता हूँ आपकी। इसलिए यदि मैं पीड़ा नहीं समझता तो मैं न ट्वीट करता, न मंत्रियों के पास जाता, घर बैठे रहता, गाली दे रहे थे दे लेते, कोई बात नहीं, 2 दिन दे लेंगे, 3 दिन, 5 दिन दे लेंगे, लेकिन नहीं, मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ। और जो दुखी और परेशान होकर लोगों की बातों में आकर मुझे कुछ कह रहे, कोई बात नहीं, मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ, माफ कर दिया, कोई बात नहीं। और साथियों, और जो और मांगों को लेकर मैं एक बार फेसबुक में देख लेता हूँ, कोई भूल गया हूँ तो फेसबुक पे कोई मैसेज देख लेता हूँ, भूल गया तो फिर लाइव बहुत लंबा हो गया, मैं भी थक गया हूँ, बहुत लंबा बोल रहा हूँ। हाँ, जो लोग एक चीज कह रहे हैं, जो अलग अलग भर्ती के लोग हैं, जैसे मीडिया वाले, कई मीडिया वालों को लोग गुमराह कर रहे हैं, तो उनसे मेरा निवेदन है कि यदि किसी को यह लगे मेरे खिलाफ आप चला सकते हो, यदि मैं गलत हूं तो मैं कभी आपको कोई भी न्यूज रोकने के लिए निवेदन नहीं करूंगा।
प्रेमराज खटाना जी कह रहे हैं नर्सिंग भर्ती 2013 वाली बहनों ने वादा भूल गए। वादा नहीं भैया, वादा सरकार करती है। मैंने जितना सहयोग किया वो किया। आपसे मेरा निवेदन है, नर्सिंग भर्ती 2013 के जो अभ्यर्थी है उनसे मेरा निवेदन है कि केवल आप कमेंट कर रहे हो, आप आ जाइए, कार्यालय आ जाइए, जब चाहो आप आ जाइए। आप मेरी तरफ से कोई कमी रही हो या रही हो तो आप बता देना, आप कहोगे वो करने के लिए तैयार हूं। लेकिन आप आइए, सामने आइए, बात करने के लिए तैयार। आना आपको पड़ेगा, जवाब मैं दूंगा। टीजीटी 2012 के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। पवन सोनी जी, आपके मैसेज मुझे मिला। रीड 50,000 के संबंध में बोल चुका हूं, पूरी कोशिश करूंगा भाई। रीड 2022 में 2 पेपर होंगे या 1 पेपर होगा, इस संबंध में अभी थोड़े दिन पहले जब मैं सीएमआर गया था तो अभी तो फिलहाल उन्होंने कहा कि हम एक की ही बात वो कर रहे हैं, एक भर्ती की बात कर रहे हैं अभी तक। तो आगे क्या करेगी सरकार इस संबंध में अभी पूरा पता नहीं है। सुरेंद्र यादव जी, पशुधन सहाय के लिए कर रहे हैं प्रयास, जनवरी में ही आपको खुशियां मिले। पंचायत राज एलडीसी के लिए मैं पहले बोल चुका हूं, स्पेशल टीचर के लिए बोल चुका हूं। चलो, लाइव बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन साथियों एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अंत में और कहना चाहूंगा कि जिस भर्ती के अभ्यर्थी को, नर्सिंग भर्ती वालों को मैं कह दिया, उसमें जो संघर्ष सबसे ज्यादा किया उन बहनों ने किया। जो लोग अभ्यर्थी जो कॉल मैसेज कर रहे हैं ना, लखनऊ में भी 3-4 लोग मनोज के साथ आए थे, और लोग कमेंट करना और वही जानते हैं। भाई आ जाइए, मैं हर चीज की बात का जवाब आप कहोगे कि फेसबुक पे, यूट्यूब पे हमारे साथ बैठकर ऑनलाइन दो, तो मैं दूंगा, हर बात का जवाब दूंगा। मैं कभी गलत नहीं था, जितना मेरे से हुआ मैंने किया और आगे भी करूंगा। लेकिन यहाँ सोशल मीडिया पे डालने के बजाय आप कभी भी आ जाइए कॉल करके, मैं आपके हर बात का जवाब दूंगा, क्योंकि आपके हर लीडर को पता है। हर लीडर ने ये कहा था कि ये कहा था भाई आपने पूरा साथ दिया, काश हमारे लोग हमारा साथ देते। ये आपके साथियों के बोल थे, आप उनसे पता करना कि क्या हुआ था। उपेंद्र यादव कभी पीछे नहीं हटा, पीछा आप लोग, आपके लोग हटे, आप लोग सहयोग नहीं कर पाए, लेकिन जितना सहयोग मुझसे होगा मैं करूंगा। साथियों, जो और चीजों को लेकर मैं लगातार आपके बीच में रहूंगा, लेकिन सबसे अंतिम ये कहना चाहूंगा, कोरोना का प्रकोप ज्यादा बढ़ा है, सुरक्षित रहे, मास्क लगाए, घर पर रहे, क्योंकि कोरोना रुकेगा तब हमारी भर्ती प्रक्रिया शुरू होंगी। मुझे डर इस बात का है, जब मैं कोरोना में मिलकर आया, 1-2 लोगों से मिलकर वो कोरोना पीड़ित निकले हैं, उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। मुझे डर इस बात का नहीं है कि मैं कोरोना पॉजिटिव हो जाऊंगा, डर इस बात का कि कोरोना आ गया, कार्यालय बंद हो गए, कर्मचारी आना बंद कर दिया, तो जो भाग दौड़ करके संघर्ष करके जिन भर्तियों को जो अंतिम स्तर पर लेकर आए वो रुक जाएंगे, और उसके साथ बेरोजगारों के सपने रुक जाएंगे। साथियों, फिर एक और लाइव में आपसे मुलाकात करूंगा, लेकिन इतना ही कहना चाहूंगा, जो लोग सवाल उठाते हैं, दम हो तो सामने आके बात करिए, पीछे से कोई भी सवाल उठा सकता है, क्योंकि सच को आस नहीं है। ईमानदार आदमी किसी के बाप से डरता नहीं है, लड़ाई लड़ते सीना ठोक के और लड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।